हमारी अड्डा CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। एक वॉलेटाइल दिन मार्केट के लिए, वॉलेटाइल हफ्ते का अंत, वॉलेटिलिटी के साथ मिड कैप इंडेक्स में गिरावट, बैंक निफ्टी में एग्जैक्ट 200 DMA से रिवर्सल, इन सब पर करेंगे बातचीत। लेकिन पहले हेडलाइंस। बाजार में आज मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेज मुनाफा वसूली, दोनों इंडेक्स करीब 2% तक फिसले। हालांकि सेंसेक्स निफ्टी फ्लैट, बैंक निफ्टी में भी निचले स्तरों से 500 पॉइंट्स की रिकवरी। तेज रफ्तार दिखा रही है सरकारी कंपनियों का आज हाल बेहाल। मुनाफा वसूली के चलते निफ्टी PSE इंडेक्स में करीब 3% से ज्यादा की गिरावट। PSU बैंक और OMCs में भी आज मुनाफा वसूली। रेल शेयरों की रफ्तार में भी जोर का ब्रेक, नतीजों के बाद RVNL 8% टूटा। रेलटेल राइट्स में भी तेज गिरावट। इधर नतीजों के बाद PFC में तेज गिरावट, शेयर 11% लुढ़क कर वायदा का टॉप लूजर बना। REC भी 6% नीचे। लगातार चल रहे डिफेंस शेयरों पर लगा ब्रेक, BML 8% लुढ़का। शिपिंग कॉर्पोरेशन में करीब 7% की गिरावट, HL में 5% नीचे। लोकसभा में व्हाइट पेपर को लेकर बहस जारी, वित्त मंत्री ने UPA शासनकाल के घोटालों का किया जिक्र। कहा, जिस कोयले को राख बना दिया उससे हमने हीरा बनाया। बैंकिंग सेक्टर में मोदी सरकार के रिफॉर्म्स को बताया गेम चेंजर। हम लोग निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का जो विश्वास है LIC के ऊपर, उसके ऊपर हम खरा उतरेंगे। LIC चेयरमैन ने आगे भी तेज ग्रोथ का दिया भरोसा। कहा, शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ाने पर जोर। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले, भारत का वक्त आगे का। सरकार ने किया एक साथ 3 भारत रत्न का ऐलान। पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को मिला सम्मान। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन भी देश के सबसे बड़े सम्मान से नवाजे गए। ओके, चलिए अब बात करेंगे मार्केट की। और इस समय एक चीज़ है कि मार्केट में वीरू उतार चढ़ाव काफ़ी है। 150 अंकों की रेंज में है निफ्टी। काफ़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में इस समय, और डे लो और डे हाई के बीच में करीब 150 पॉइंट का गैप। अगर आज का लो और आज का हाई देखें आप, और बैंक निफ्टी में लेकिन एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज से रिवर्सल और तेज़ रिकवरी 200 डे मूविंग एवरेज से। ध्यान रखिए, 200 डे मूविंग एवरेज हमने पहले भी 3-4 बार टेस्ट करा है। हर बार वहाँ से रिकवरी आई है। आज फिर रिकवरी आई, लेकिन थोड़ा सा डेंजरस तो लग रहा था एक बार के लिए। और आज मार्केट लीडिंग स्टॉक्स में गिरावट है, जो हैं आपके PSUs और मिड कैप्स। हालांकि PSU बैंकों में फिर रिवर्सल आया है, लेकिन बाकी के PSUs में आज अच्छी खासी सेलिंग है। थोड़ा सा एक वार्निंग साइन है ये मार्केट का, लेकिन देखते हैं फिर आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है। गुड आफ्टरनून अनुज। लेकिन एक क्लियर कट इंडेक्स पैसा नहीं दे रहा है, जुझारूपन बहुत है। एक इंडेक्स में पुल बैक, एक इंडेक्स में स्लाइड, मिड कैप्स क्रैश की स्थिति में। क्या ये इंडेक्स पैसा ज़्यादा लेगा बजाय कि पैसे देने के? नहीं, बिल्कुल वीरू। देखिए, ये मेरे ख्याल से मार्केट में कुछ टाइम के लिए अगर आपने बहुत पैसा बनाया है ना, साइड हट जाए कुछ टाइम के लिए। देखें ये वायलेंस कहाँ पे खत्म हो रही है। और जिस तरीके से मिड कैप गिरे हैं आज, निफ्टी ने आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ की है, लेकिन 20 डेमा को होल्ड किया आज। मतलब इंटरडे में ब्रेक किया, लेकिन फिर वापस आ गया उस पर। कल का लो, आज का लो कल के लो से भी नीचे था, लेकिन बरकरार, उसकी सैंक्टिटी अभी तक तो बरकरार रखी है। तो आज की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर हम 21,750 के ऊपर बंद हो गए, अगर 21,750 के ऊपर बंद होंगे, तो मैं कहूँगा कि नहीं, ठीक है, क्लोज पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 21,650 के अगर नीचे अगर हम आए और क्लोज हुए वापस, तो बहुत नेगेटिव होगा। तो मेरे ख्याल से अब देखते हैं कि आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहता है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, देखिए अगेन सुबह इतनी वीकनेस थी, फिर शानदार रिवर्सल और एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज 44,859, 44,860, 870 200 डे मूविंग एवरेज है। वहीं से रिवर्सल लिया इसने फिर से एक बार। 45,500 और 46,000 के बीच में काफ़ी रेजिस्टेंस है, लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि ये इंडेक्स अनट्रेडेबल है। यहाँ कुछ ट्रेड करके होगा नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक क्या वीरू? जी हाँ, जब वाकई अगर आप देखें बहुत मुश्किल है आई थिंक इंडेक्स को ट्रीट करना। एक दो स्टॉक्स आई थिंक अभी भी स्ट्रेंथ का अगर मैं नाम लूँ तो SBI, इसमें कोई दुरा नहीं कि SBI अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड में है और आज 716 ये इसका ऑल टाइम हाई है। हालांकि कल जो इंटरडे में एक हाई लगा था करीब 720
40 का वो इंटरडे हाई है, बट अभी प्राइस जिस जोन में सस्टेन कर रहा है, अगर ये क्लोज आता है तो इट विल बी ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर एसबीआई। एसबीआई में अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक स्टॉक और जिसने आज अपनी एक लोअर ट्रैजेक्टरी से एक अच्छा पुल बैक दिया, दैट्स यूएसएल। इसको डिस्कस भी करूंगा मैं कार्यक्रम के दौरान, क्योंकि इसमें जो भी टायर्डनेस थी वो टायर्डनेस इस स्टॉक को ऑल टाइम हाई के नज़दीक 10 डिमा के आसपास, 20 डिमा के आसपास रख रही थी, लेकिन आज उस क्लस्टर से भी बाहर निकला स्टॉक और डे हाई पर आगे ट्रेड करता हुआ। हीरो मोटोकॉर्प करीब 1.25% ऊपर है। आज इसने एक बार फिर से अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, 4805 पे ट्रेड करता हुआ। ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स की एक्टिविटी अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और एक स्टॉक और मैं यहाँ पे अनुज रखना चाहूँगा स्क्रीन पे, दैट्स ब्रिटानिया। अर्निंग्स आई थी इसकी, क्रैक हुआ था, लेकिन आज एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल से एक पुल बैक देता हुआ। पुल बैक थोड़ा ब्रिटानिया में, थोड़ा इसको एक बार राइट करने की कोशिश करेंगे, बट जहाँ तक एक्सट्रीम स्ट्रेंथ का सवाल है, इट्स ओनली एसबीआई और एसबीआई आज। बिल्कुल। चलिए अब एक काम करते हैं, ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर आते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि आज के शो में कौन कौन रहने वाला है हमारे पास। हमारे साथ सबसे पहले लूजर्स पर आते हैं। पीएफसी आज का सबसे बड़ा लूजर है ऑब्वियसली, 11% नीचे ये स्टॉक। एस्कॉर्ट्स कुबोटा करीब 7.25% नीचे। रैमको सीमेंट्स करीब 8% नीचे। और आरईसी में करीब 7% की डिक्लाइन देखी है आपने। कुछ और लूजर्स पर आते हैं। अपोलो टायर 6.5% नीचे। हिंदुस्तान कॉपर में भी करीब 0.7% की गिरावट। आईओसी में 5.5% की गिरावट। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी नीचे। क्या नोटिस किया आपने? सारे के सारे पीएसयूज मोस्टली। अपसाइड में क्या है? ग्रासिम रिजल्ट्स पर अच्छा रिएक्शन, 5% ऊपर। एसीसी 5% ऊपर, तो सीमेंट में अच्छा मूव है। इंडिया सीमेंट 4.5% ऊपर। आरती इंडस्ट्रीज आज सुबह का हमारा बिग स्टॉक था, 4.5% ऊपर। आरती इंडस्ट्रीज भी आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। आप कमाई का अड्डा में हमारे साथ एक दमदार पैनल जुड़ा है और कुछ ही देर में मैं इस पैनल की खासियत भी आपको बताऊंगा। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ हैं चोला सिक्योरिटीज़ के धर्मेश कांत। टेक्निकल कॉल्स के जरिए आपकी कमाई कराने के लिए हमारे साथ होंगे प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, कविता जैन, अमित सेठ और समीत चौहान। 2:30 पर एलआईसी चेयरमैन का सीएनबीसी आवाज़ को दिया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, उसका एक छोटा सा अंश हम पेश करेंगे आपके लिए। 2:30 पर पतंजलि फूड्स के Q3 नंबर्स पर चर्चा करेंगे कंपनी के सीईओ संजीव अस्थाना से। 2:45 पर सुमित बताएंगे कैसे रह सकते हैं डीबीज लैब्स और औरोबिंदो फार्मा के तिमाही नंबर्स। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइसेस में हमारे साथ होंगे डिया चोकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र चोकसी। और 3 बजे यतिन से जानेंगे डीलिंग रूम में किन शेयरों पर है फोकस। 3:10 पर बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स लेंगे और ऑब्वियसली उसके बीच में 4 का चौका और बहुत कुछ लाइंड अप है आपके लिए शो में, तो बने रहिए हमारे साथ। और अब एक काम करते हैं, अब हम शुरुआत करते हैं हमारे पैनल के साथ। एक बार ज़रा पैनल को स्क्रीन पर लेकर आइए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बीरू एक ऐसा पैनल है जिन्होंने काफ़ी मेहनत से लोगों का भरोसा कमाया है और सीएनबीसी आवाज़ पर हमेशा आपका जो एक आपका हक जो है सबसे ऊपर रखा गया है। इस पैनल ने इस चीज़ का हमेशा एक ध्यान रखा है कि वो सबसे ऊपर रखा जाए। इनफैक्ट अगर वो प्लेट है तो वो प्ले कर देते हैं। तो बेसिकली ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं और बहुत लोगों को कई बार ये शंका होती है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे लिए सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। सीएनबीसी आवाज़ पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि जो ट्रेड्स दी जाएं वो आपके बेनिफिट के लिए दी जाएं, आपके मुनाफे के लिए दी जाएं। हम कम कॉल्स देते हैं, लेकिन जो कॉल्स देते हैं वो पूरी जैसे कहते हैं ना कि छानबीन करके उसके बाद देते हैं, ऐसे ही नहीं। तो चलिए पैनल को स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए इस समय की आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय का जो ट्रेड है वो स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। सेटअप बढ़िया है, 2-4 दिन से एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस बता रहा था। मुझे लगता है इसमें आपको मिलना चाहिए। ट्रेड करा है 1104 पे, 1104 पे। 1095 का स्टॉप लगाना चाहिए, सिर्फ 9 रुपीज का। मेरे ख्याल से इसका जो टारगेट है फर्स्ट टेक्निकल टारगेट 1120 का, वहां तक तो चला ही जाएगा और आते दिनों में हायर जोन देखेंगे ऐसा लगता है। स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, ब्रेकआउट मिला है, स्ट्रेंथ नजर आ रही है। यूनाइटेड स्पिरिट्स मेरे पोर्टफोलियो में डिस्क्लोज करना चाहूंगा। जिसका स्टॉक का मैं जिक्र कर रहा था कि आज स्ट्रॉन्ग पुल बैक है और कभी कभी कोई स्टॉक आई थिंक किसी क्लस्टर में रेस्ट दे रहा होता है, ये भी रेस्ट ले रहा था, आज वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक है। कविता जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का?
वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, मेरा ट्रेड होगा सिंजीन पर। सिंजीन एज ऑफ नाउ अगर आप देखें तो वीकली चार्ट्स पर ये अपने एवरेजेस के ऊपर निकला है, वेयर इज ऑन अ डेली चार्ट एक बहुत अच्छा क्लोजिंग लाइन फॉर्मेशन इस काउंटर ने डेवलप किया है। 748 के लेवल पर है। इवन लीडिंग इंडिकेटर्स फर्दर स्ट्रेंथ शो करते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है पोजिशनली अगर कोई इस सेटअप पे जाता है तो 775 के प्राइस टारगेट के लिए सिंजीन पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए ऑन पोजिशनल बेसिस 720 का। फॉर अ डे पर्सपेक्टिव अगर यहाँ से हम इनिशिएट करते हैं तो आई बिलीव 755 762 के प्राइस टारगेट के लिए सिंजीन पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें, 739 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आपका ट्रेड पिक करेंगे? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, अपोलो हॉस्पिटल्स में खरीदारी करनी है। यहाँ पर हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, करीब 7-8 दिनों से अपोलो हॉस्पिटल कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन ये कंसोलिडेशन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। आज के पैटर्न और वॉल्यूम्स को देख के लग रहा है कि शायद ये कंसोलिडेशन का दौर खत्म हुआ है। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए करंट लेवल्स पे आप अपोलो हॉस्पिटल्स में खरीदारी कर सकते हैं। आपके स्टॉप लॉसेस 6274 के रहेंगे। 6274 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, और ऊपर की तरफ आपके जो टारगेट है वो 6600 के रह सकते हैं। 6600 के टारगेट के लिए अपोलो हॉस्पिटल्स में खरीदारी करें। ऑप्शन में भी आप ट्रेड लेना चाहें तो यहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। 6400 का कॉल ऑप्शन 174 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 124 के स्टॉप लॉस से आप एक लॉन्ग ट्रेड लीजिए। टारगेट आपके 185 के आसपास करेंगे, 285 के आसपास करेंगे। ओके, अपोलो की अभी एक्सट्रीम आउट ऑफ मनी अगर आप देखें 6400 की कॉल 174 पे लेने की बात करते हुए। मानस, अमित, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीबॉडी इन द पैनल। वीरेन जी, मेरे को आईसीआईसीआई बैंक अच्छा लग रहा है। उसका रैशनल ये है कि अराउंड 980 990 के आसपास एक इसका स्ट्रॉन्ग बेस है। स्टॉक वहीं से रिवर्सल ले रहा है एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड जोन से। इन स्पाइट ऑफ टुडेज वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं कि स्टॉक अपना ये लेवल सवेरे से मेंटेन कर रहा है। तो मेरे को लगता है यहाँ पे टेक्निकली एक रिवर्सल आ सकता है, पुल बैक ट्रेड है। लगभग 1006 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा इसका 993 रुपीज का, और टारगेट्स रहेंगे 1030 रुपए के। ओके, चलिए, ये हो गई अमित जी के पिक। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आप क्या ट्रेड लेकर आए हमारे लिए आज? जी अनुज जी, विरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे अनुज जी, कल आफ्टरनून शो में मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा रेकमेंड किया था 270 के टारगेट के लिए। अब मुझे लग रहा है ये एक अच्छे ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है, तो मैं इसको फिर से रेकमेंड करूंगा विद हायर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस होगा 254 254 और हायर टारगेट होगा 275 से लेके 280 का। अब मुझे लग रहा है ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में, तो मेरी सलाह होगी बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदी करने की। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा में 271.70। अब देख लीजिए बाजार की स्थिति क्या है, लेकिन उससे बेहतरीन स्थिति है इस वक्त निफ्टी बैंक की, और निफ्टी बैंक से कहीं अच्छी परिस्थिति में इस वक्त निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स और बीओबी और साथ ही साथ एसबीआई डी हाई पे आके ट्रेड करते हुए। अनुज, बैंकों में कोई कन्विक्शन की कमी नहीं? बैंकों में बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। पीएसयू बैंकों में एटलीस्ट एसबीआई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। एक काम करेंगे, कुछ देर में एसबीआई पे भी कॉल लेंगे, लेकिन धर्मेश कांत भी जुड़ गए हमारे साथ। एक बार उनसे एक फंडामेंटल ओपिनियन भी ले लेते हैं। धर्मेश जी, गुड आफ्टरनून। आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक? या गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून वीरेन, सारे पैनलिस्ट और दर्शकों को। अनुज, देखिए, मार्केट का टेक्सचर ऐसा है कि एवरीडे सेक्टर रोटेशन हो रहा है, जहां पर आज जिसमें तेजी ये हो सकता है कल वाले दिन उस सेक्टर में तेजी ना रहे। तो इसके मद्देनजर फ्रॉम ट्रेडिंग बायस मैं वहाँ रिकमेंड करूँगा उस स्टॉक को बाई करने के लिए जहाँ पर फंडामेंटल दमखम बरकरार है और सेलिंग हो रखा है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स मुझे लगता है काफ़ी अच्छा बाई बन के निकल के आ रहा है इस करेक्शन में। यहाँ पर अराउंड 2981 3000 के आसपास इसको खरीदना चाहिए, और ट्रेड के पर्सपेक्टिव से 3100 का टारगेट निकल के आता है। फंडामेंटल नथिंग हैज चेंज। जो इनका ऑर्डर बुक फ्लो है, बिजनेस एग्जीक्यूशन है, सब इंटैक्ट है। इनफैक्ट वो आने वाले दिनों में बढ़ेगा। और अगर पोजिशनल बेसिस पर अगर आप कॉल लेना चाहते हैं तो 3300 का प्राइस टारगेट है। सो इस गिरावट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर खरीदारी की सलाह रहेगी। बिल्कुल जी हाँ, देखिए, क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है गेस्ट की। जब आप कोई
कॉल सुने और उस पर एक्ट करें तो ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि आपका प्रॉफिट हो। अब ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि हर कॉल में प्रॉफिट बने वीरू, ये भी हम जानते हैं कि ज़रूरी नहीं है। कई कॉल में स्टॉप लॉस हिट भी होता है, लेकिन एज लॉन्ग एज वो जो कॉल्स दी जा रही हैं वो आपके फ़ायदे के लिए दी जा रही हैं, तब तक एटलीस्ट इंटेंट सही होने चाहिए। बेसिकली इंटेंट सही होने चाहिए। उसके बाद वो कॉल चले या ना चले वो लक के ऊपर डिपेंड करता है बहुत कुछ, लेकिन एटलीस्ट इंटेंट साफ होने चाहिए, मन साफ होना चाहिए। ये बात मैं अपने पैनल के लिए कह सकता हूँ कि इंटेंट और मन एकदम साफ है जब ये कॉल्स यहाँ पर दी जा रही हैं। चलिए अब कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। आज पीएफसी में अच्छी खासी करेक्शन है, करीब करीब 11% नीचे ये। धर्मेश जी, ये आज क्या एक पीएसयूज के लिए एक वार्निंग है या फिर ये एक एबरेशन है? पहले भी हमने 1-2 दिन ऐसे देखे हैं जहां स्टॉक्स गिरे हैं, उसके बाद वापस कमबैक आया है। मुझे तो एबरेशन लगता है अनुज, बिकॉज काफ़ी तगड़ा प्रॉफिट बन रहा है बहुत सारे पीएसयू सेक्टर से जो स्टॉक्स रिलेटेड हैं, और हॉट मनी इन एंड आउट आपने देखा कि कल भी एफआई की सेलिंग बहुत स्ट्रांग आई थी। तो ये सेलिंग इन्वेस्टर्स की सेलिंग नहीं थी, ये बहुत ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जो पोर्टफोलियो एफआईज बिल्ड करते हैं तो उनके हिसाब से भी बनता है। अगर अच्छे पैसे बन रहे हैं, उनको लगता है कि मार्केट 1-2 महीने के लिए तो साइडवेज कंसोलिडेशन में जा सकता है, तो वाई नॉट पैसे जो बनने हैं वो निकाल के ले जाए। सो वो अपने तरीके से ट्रेड करते रहेंगे। बट मेरा यही सलाह है यहाँ पे कि फंडामेंटली जहाँ पर आपको स्ट्रेंथ दिखती है, थोड़ा आप टाइमिंग कर सकते हैं टेक्निकल के हेल्प से, वहाँ पर निवेश करते रहें। ये गिरावट एक तरीके से आपके लिए काफ़ी अच्छा सहयोग लेके आ रहा है, जहाँ पर आप पोजीशन बना सकते हैं अगर पहले छूट गया हो। सो टू माई माइंड इज जस्ट वन ऑफ द टेक्निकल प्लेस जो मार्केट में चलता रहेगा ट्रेडिंग के लिहाज से। अच्छा, मार्केट में रिकवरी आ रही है अच्छी खासी वीरू, शानदार रिकवरी आ रही है अब। और अब निफ्टी में रिकवरी आ रही है। अब निफ्टी मेरे ख्याल से ये करीब करीब डे हाई पर 21,763 पर एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं, क्योंकि पिछले कुछ मिनटों में एकदम से निफ्टी में एक स्पाइक आया है और उसमें काफ़ी हद तक मदद की है। ऑब्वियसली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तो सुबह से एक हेल्प की ही है। आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कुछ स्टॉक्स हैं। और रिलायंस, एक बार रिलायंस का इंट्रोडक्शन चार्ट देखते हैं। रिलायंस आज सुबह से ठीक ठाक पोजीशन में है, तो उसका भी एक थोड़ा सा हेल्प मिला। और अब हम आ गए हैं डे हाई पर। मिड कैप अभी भी नीचे हैं, एडवांस डिक्लाइन अभी भी खराब है, लेकिन इंप्रूव हो रही है। जब हमने शो की शुरुआत की तो 1:4 था, अब हम ऑलरेडी 1:3 पे हैं। और मिड कैप इंडेक्स भी लोअर पॉइंट से रिकवरी उसने भी दिखाई है। ये देखते हैं क्या होता है, लेकिन यहाँ क्लोज हो गए ना अगर तो बहुत अच्छा होगा। बस क्लोज अभी भी 1.25 घंटा बाकी है, तो थोड़ा सा फिंगर्स क्रॉस। लेकिन अगर यहाँ भी क्लोज हो गए तो क्लोज अच्छी मानी जाएगी। लेकिन देखते हैं आखिरी के 1.25 घंटे में क्या निकल के आता है। जी निफ्टी सुबह डिफेंड किया 20 डे को, अब 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रैजेक्टरी को पार करने की कोशिश कर रहा है। और जब मैं इस वक्त अपने स्क्रीन पे नीचे देखता हूँ तो एसबीआई आता है, फिर बीओबी आता है, और फिर आता है एसबीआई, फिर बीओबी, फिर एसबीआई, बीओबी। मीनवाइल एक स्टॉक आया है और एंड दैट्स आई थिंक एचपीसीएल। डायरेक्टर साहब रखिएगा स्क्रीन पे और ओएमसीज को, और एचपीसीएल टिक बाय टिक चार्ट्स में क्या कर रहा है एक बार लिख आइएगा। लोअर लेवल से रिकवरी है। मानस, इस रिकवरी में कोई इंटरेस्ट है आपका, या फिर 1-2 स्टॉक्स और आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ जहाँ पे मूव आ रहा है। दैट्स सिप्ला एट 1443, ये भी अच्छा मूव देता हुआ और अपनी कल की कैंडल को और उस कल के हाईएस्ट क्लस्टर को चैलेंज करता हुआ इस वक्त सिप्ला। तो देखिए सिप्ला, तो मैं डिफेंसिव की तरफ जाना प्रेफर करूंगा। तो सिप्ला डिफेंसिव में से एक है जहां पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका अंडरटोन बहुत बुलिश बना हुआ है। तो मेरा समझना है कि पोजीशन ट्रेड तो यहाँ पर अभी भी ले सकते हैं। 1414 के स्टॉप लॉस से आपको सिप्ला में एक लॉन्ग साइड ट्रेड लेना है। आपके टारगेट 1510 1520 की रेंज में रहेंगे। ओके, 1510 1520। एसबीआई की बात करते हैं अब। देखिए एसबीआई, मैंने 2-3 दिन पहले ये एक्सप्लेन किया था कि क्यों अब एसबीआई यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि एक लगातार अंडर परफॉर्मेंस के बाद फाइनली ये स्टॉक चलना शुरू हुआ है। और अब इस महीने में 15% के रिटर्न्स हो गए हैं वीरू। मेरे ख्याल से पिछले पूरे साल इसने 15% के रिटर्न दे दिए, और इस महीने के महीने इसने 15% के रिटर्न दे दिए। ये होता है जब एक बार स्टॉक मोमेंटम में आता है और जब 52 वीक हाई क्रॉस करता है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि ये तो ऑलरेडी 52 वीक हाई पे हम क्यों लें। कई बार आपको लेना ही 52 वीक हाई पे चाहिए, क्योंकि 52 वीक हाई क्रॉस किया इसने 3 दिन पहले, हमने लगातार उसकी स्पॉटिंग की थी, तब 660 था वो लेवल, और 660 से लगातार उसके बाद वन वे मूव, और आज देखिए वहाँ से करीब करीब 60 रुपये का मूव। तो शानदार मोमेंटम यहाँ पर बिल्ड हो रहा है। धर्मेश जी, वैसे अभी का मोमेंटम भले ही शानदार हो, लेकिन एज अ बास्केट पीएसयू बैंकों में एक्चुअली इसने अंडर परफॉर्म किया पिछले 1 साल में। क्या और रैली एक्सपेक्ट की जाए यहाँ पर? डेफिनेटली अनुज जी, बिकॉज
मेरा ये मानना है, ये मेरा पर्सनल मानना है कि जितने भी पीएसयू बैंक से आने वाले दिनों में 3 से 5 साल में या प्राइवेट सेक्टर को जो वैल्यूएशन मल्टीपल बनता है वहां पर आके रीरेट हो जाएंगे। इसका सीधा साधा लॉजिक ये है कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड अगर आप एसबीआई की देखें या अदर बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक में, तो काफ़ी स्पीड में हो रही है और यही एक एज था प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में, जहां क्लाइंट सर्विसिंग और क्लाइंट एक्विजिशन में उनको काफ़ी मदद मिल रही थी। तो मुझे लगता है 1 साल 1.25 साल में टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सबका बराबर हो जाएगा, फिर इक्वल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा और यहाँ पब्लिक सेक्टर बैंक को एडवांटेज मिलेगा इनका कासा बेस का। तो एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज पे ये बैठेंगे वहाँ पर आने वाले समय में और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी भी इनकी बढ़ती हुई आएगी। एनपीएस पूरे कंट्रोल होते जा रहे हैं और काफ़ी हो भी गए हैं थैंक्स टू बैड बैंक का कॉन्सेप्ट, जिसके कारण इनको काफ़ी बड़ा फायदा मिला। बट ऑप्टिकली जो भी इनके बैलेंस शीट दिख रहे हैं वो अच्छे दिख रहे हैं और इकोनॉमिक रिकवरी के हिसाब से जो एनपीए की जब रिकवरी आएगी तो डायरेक्टली इनके प्रॉफिट में वो ऐड होना चालू हुआ, बिकॉज इन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा था। सो उस लिहाज से 3 बैंक का बास्केट बना के आप चल सकते हैं। 3 टॉप परफॉर्मर्स रहेंगे उसमें, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, और अगर थोड़ा एक्स्ट्रा आप लेना चाहते हैं रिस्क तो पीएनबी भी उसमें आप शामिल कर सकते हैं। तो ये 4 का काफ़ी अच्छा बास्केट लगता है। बाकी इंडिविजुअल पीएसयू बैंक पर बास्केट अगर बनाना चाहें तो वो भी काफ़ी कार्यरत होना चाहिए। पीएसयू बैंकिंग बास्केट की बात करते हुए यहाँ पे प्रशांत, और कुछ स्टॉक्स जो कि इस वक्त अच्छा कर रहे हैं उसमें मतलब स्ट्रॉन्ग साइड में, क्योंकि बाजार थोड़ा सा पुल बैक मोड में है तो मैं अभी वीकनेस की बात नहीं करूँगा। लेट्स सी आयशर मोटर्स को एक बार। आयशर मोटर्स लगभग 3836 पर और पुल बैक देता हुआ, लेकिन जिस प्रकार की सेलिंग कल थी, अभी फॉर द टाइमिंग मैं शायद इस पर बात ना करना चाहूँ क्योंकि अभी बहुत बड़ा सप्लाई जोन आई थिंक 3850 से लेकर 3950 के जोन्स में परसिस्ट करता है। बात कर रहे थे कुछ देर पहले हम मैकडॉनल्ड्स की, लगभग 2% ऊपर 1107 पे प्रकाश सर ने भी कॉल दी ही डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। एक बार टिक बाय टिक चार्ट रखिएगा, इसमें स्विंग काफ़ी अच्छे खासे हैं। एक बार लेके आइएगा आप, उसके बाद भारत फॉर्ज, ये भी अच्छा मूव दे रहा है। अमित, भारत फॉर्ज पे आपका व्यू? ये आज की कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्लस अब ये अपनी जो वो लास्ट मंथ का स्विंग हाई था 12 जनवरी का, उसको भी काटता हुआ। आपका पर्सपेक्टिव इस पे? जी, काफी क्लासिकल पैटर्न है वीरेंद्र जी का। 2 दिन का एक कंसोलिडेशन, एक पहले अप मूव आया, फिर 2 दिन साइडवेज कंसोलिडेशन, और पिछले 3 दिन के हाई को स्टॉक लेते हुए जा रहा है। और स्पेशली जो लास्ट 2 दिन का कंसोलिडेशन था, वॉल्यूम्स वर वेरी लो, दैट मींस देयर वर नो सेलर्स। तो जिस हिसाब से पैटर्न इमर्ज हो रहा है, बहुत ही अच्छा पैटर्न है। इसमें एक डेफिनेटली एक बाय की कॉल बनती है। स्टॉप लॉस रखेंगे लगभग 1290 का और टारगेट्स रहेंगे, पहला टारगेट 1330 एंड देन 1345। अच्छा, एक बार सेंसेक्स लेकर आइए 71,570। अब यहाँ पर आज ध्यान रखिएगा सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है और सेंसेक्स के ऑप्शंस काफ़ी एक्टिव होते हैं फ्राइडे को। 21,580 नाउ, तो अच्छा मोमेंटम इस समय है। सेंसेक्स निफ्टी हो रहा है बिल्ड। आज ट्रेंड में थोड़ी सी गिरावट है। ट्रेंड लगातार रैली के बाद ऑब्वियसली का मार्केट का मूड माहौल ख़राब है, लेकिन 3% नीचे आज ट्रेंड यहाँ पर। लेकिन देखिए 1 महीने में कितना भागा ये स्टॉक, करीब 50% के करीब 3 महीने में भागा है। तो अच्छा मोमेंटम है। 1 महीने में भी 20% के करीब का मूव है। मानस, हिस्टोरिकली डिप्स में बाय करने पे फ़ायदा हुआ है यहाँ पर, लेकिन कंसिडरिंग पिछले हफ्ते की रैली बहुत बड़ी थी, अभी नेक्स्ट लेवल क्या होंगे वॉच आउट करने के लिए? तो देखिए, जब 3300 3375 के रेजिस्टेंस को स्टॉक ने ब्रीच किया था, उसके टारगेट 4110 4120 की रेंज में आते हैं, तो वो टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। उससे पहले अगर कोई भी करेक्शन देखने को मिले तो वो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। मेरा समझना है थोड़ी क्वांटिटी अभी थोड़ा और अगर करेक्ट हो जाए और 3600 के आसपास स्टॉक आ जाए तो वहां पर आप थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपके 3390 के नीचे रहेंगे, लेकिन टारगेट आपके वही रहेंगे 4100 के आसपास के। जैम ट्रेंड आपकी स्क्रीन पे। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा विषय को यहाँ चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं। और मेरे ख्याल से अनुज, इस देश का सबसे बड़ा जो AUM मैनेज करते हैं, जब हम पैदा हुए थे, जब सुरक्षा की बात आती थी या फिर जिम्मेदारी की बात आती थी या फिर आपके बाद आपके परिवार की बात आती थी, तो आता था नाम LIC का। बातचीत हुई आपकी? थोड़ा सा पहले बताइए आज कैसी रही बातचीत? नहीं, बातचीत हुई वीरू, बिल्कुल बातचीत हुई मेरी LIC चेयरमैन के साथ और बहुत अच्छी बातचीत हुई। और LIC का हेडक्वार्टर काफ़ी अच्छा है एक्चुअली, एकदम सी फेसिंग मरीन ड्राइव पर। और अच्छा मतलब काफ़ी मुलाकात हुई उनसे। पहले ब्रेकफास्ट भी किया मैंने उनके साथ एक्चुअली, चेयरमैन सर के साथ, और थोड़ी तब बात हुई। उसके बाद उनके साथ इंटरव्यू किया, तो ऑब्वियसली खैर अच्छा लगा मुझे उनके साथ बात करके। चलिए, तो ये मुलाकात कैसी रही और क्या बात हुई, जरा ये सुनते हैं।
आप इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, हर कंपनी में आपका स्टेक तो होता ही है, तो आप इस समय अपनी मार्केट स्ट्रेटजी को इवैल्यूएट कर रहे हैं क्या? कहीं प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, कहीं कुछ और ले रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी है इस समय मार्केट तो जो है देखिए ये जो है आने वाला 10 साल इंडिया स्टोरी है, आने वाला 10 साल इंडिया स्टोरी। और ये मेरा पर्सनल मानना है कि मार्केट विल ग्रो, कंटिन्यूसली ग्रो। कभी कभी 2-3 दिन आप देखिए डाउन जाते फिर अचानक फिर ऊपर आता है, तो इट विल कंटिन्यू, दिस विल कंटिन्यू बिकॉज देयर आर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। इफ यू सी बोथ सप्लाई साइड एंड डिमांड, कुछ जगह पर बोलते हैं कि थोड़ा कंजप्शन डिमांड कम हुआ है ये, बट मेरा माने ओवरऑल इफ यू सी बोथ थिंग्स हैव बीन टेकन केयर ऑफ। सो एंड इंडिया इज ए ह्यूज कंट्री, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिमांड, वो 3 चीज जो है वो यहाँ है। तो इट इज द टाइम ऑफ इंडिया ओनली, ये ग्रोथ स्टोरी अपना भारत का ग्रोथ स्टोरी है। आपने कही भारत का समय है, क्या यही पीएसयूज में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है? क्योंकि पीएसयूज में एक मैसिव रैली आई है। यस, आप देखिए ऑल पीएसयूज आर आल्सो डिलीवरिंग। सब लोग जो है बैंक्स देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक देखिए, पब्लिक सेक्टर अदर इंस्टीट्यूट, सब लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप अभी इन लेवल्स पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं पीएसयूज में? हम लोगों का हर जगह इन्वेस्टमेंट है। नहीं, लेकिन इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट, क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन लेवल पे की जाए? वो डिपेंडिंग, हम लोग बीच में स्टेक लेते हैं, खरीदते हैं मार्केट से। ओके, क्योंकि खासतौर से जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनी है या पीएसयू बैंक है, यहाँ पर डिफेंस है, रेलवे है, यहाँ पर कई लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ी रैली हो गई है, तो क्या यहाँ पर हम लोगों का भी हिस्सा रहता है हर जगह जहाँ है। कभी सोचा आपने कि थोड़ा प्रॉफिट बुक किया जाए इन लेवल्स? नहीं, हम लोग कुछ समय पर बुक करते हैं और समय पर भी इन्वेस्ट करते हैं। हमारा टीम, टेक्निकल जो इन्वेस्टमेंट टीम है, वो टेक कॉल। आपको एचडीएफसी बैंक में अप्रूवल मिला 10% तक, 9.99% तक स्टेक ले जाने के लिए। इस समय जो एचडीएफसी बैंक की हालत है, एक ऑब्वियसली इंडियन मार्केट का एक बहुत बड़ा एक रिप्रेजेंटेटिव रहा है, ये बहुत बड़ा मल्टी बैगर रहा है बैंकिंग सेक्टर का। आप किस तरीके से देखते हैं रीसेंट प्राइस इरोजन को, और क्या इस लेवल पर आपको लगता है कि स्टेक इंक्रीज किया जाए इसमें? देखिए, हम लोग खाली वो बैंक नहीं, हमने दूसरे बैंक में भी आरबीआई से अप्रूवल लेके रखा है। वो एनेबलिंग प्रोविजन हम रखे हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि धीरे धीरे अगर वो बैंक्स अच्छा कर रहे हैं तो एलआईसी का भी हिस्सा उसमें हो। तो एनेबलिंग प्रोविजन करके रखा है और समय समय पर भी हम करेंगे उसमें। नहीं, आप मेरा क्वेश्चन अवॉइड कर रहे हैं। मैं एक स्पेसिफिक बैंक के ऊपर कोई टिप्पणी देना उचित नहीं होगा, इसलिए तो आई अंडरस्टैंड। लेकिन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इतना देश का सबसे बड़ा बैंक है और आपकी काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट है उसमें, तो इसके लिए मैंने पूछा कि इस समय मतलब तो हम लोग तो लेके रखा है, हम लोगों का वो लक्ष्य है कि भाई लेके रखा, क्यों रखा है, एनेबलिंग प्रोविजन रखा है, मतलब समय समय पर जो है हम लोग आएंगे उसमें आएंगे। तो नॉट ओनली दैट, दूसरे बैंक में भी लेके रखा है, दूसरे बैंकों में भी लेके रखा है। लेकिन अगर मौका अच्छा होगा तो आप परहेज नहीं करेंगे अगर आपको ऐड करना हो तो? वो ऑब्वियस है। वो तो आपके हिसाब से पर्सनली आपको लग रहा है कि अच्छा मौका है यहाँ पर थोड़ा सा? नहीं, हम लोग देखेंगे, वो तो बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन समय समय पर ये एनेबलिंग प्रोविजन लेके रखने से मतलब ठीक रहता है। अच्छा, एक और चीज है, आपका आईटीसी में बड़ा स्टेक है और अब तक आप ये बेचने से इसलिए बचते आए हैं क्योंकि वरना बीएटी का ज्यादा स्टेक हो जाएगा। कल बैट ने बोला है कि हम शायद इस स्टेक को थोड़ा पेयर डाउन करेंगे। क्या एलआईसी भी आगे जाके कुछ स्टेक आईटीसी में बेचने की सोचेगा? नहीं, हम लोग देखिए आईटीसी हैज क्रिएटेड वैल्यू, हमारे लिए तो अच्छा वैल्यूएशन है। जो हमारा इन्वेस्टमेंट था आज के तरीके में मल्टीपल बहुत था, और हम लोग रहेंगे आईटीसी में। और अर्लियर हमने भी कुछ बेचा है आईटीसी का, पहले भी बेचा था, लेकिन अभी विल कंटिन्यू। अभी आईटीसी में और स्टेक बेचने का आपका कोई? नहीं, हम लोग वो बोल नहीं सकते अभी बेचना ना बेचना, बट अभी जो है हमारा अच्छा है इन्वेस्टमेंट आईटीसी में। तो क्या टॉप अप करने का सोच सकते हैं? अगर वो समय पर विल टेक डिसीजन। 2025 के लिए आपका प्रोडक्ट पाइपलाइन कैसा लग रहा है? ऑलरेडी ये शुरुआत हो गई। अभी जो प्रोडक्ट हम दिए हैं, अब देखिए इसको लास्ट क्वार्टर का प्रोडक्ट है, लास्ट क्वार्टर में हमने लॉन्च किया, मतलब दिसंबर, मतलब जस्ट वही है। तो यही प्रोडक्ट जो है आने वाले जो साल है उसमें ये शुरू से दीज विल गिव रिजल्ट, शुरू से ये रिजल्ट लाएगा ये सब प्रोडक्ट्स। ओके, और जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम्स हैं वो कैसे रहेंगे? वो ग्रोथ होगा, फर्स्ट ईयर प्रीमियम में हमारा ग्रोथ अच्छा रहेगा। कितना ग्रोथ? नहीं, हम लोग देखिए एग्जैक्ट नंबर बताना ठीक नहीं है अभी हम लोगों का, क्योंकि ये जो है नॉन सिंगल प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो नॉन सिंगल में अभी हम लोगों का थोड़ा सा इम्पैक्ट था Q1 Q2 में, ऑलरेडी दैट हैज बीन मेड गुड, अभी अच्छा ग्रोथ हो रहा है।
अभी सिंगल प्रीमियम के ऊपर भी फोकस रहेगा हमारा, जो कि सिंगल में थोड़ा सा अभी कमी है उसके। तो हम लोग एक बैलेंस करके अगले साल जो है 25 में मेरे हिसाब से 24 से डेफिनेटली बेहतर रिजल्ट आएगा। 25 विल बी डेफिनेटली बेटर बिकॉज अभी फाउंडेशन अभी अच्छा ही हो गया। ओके, कुछ नंबर है माइंड में? 20% 25%? नहीं, स्पेसिफिक देना ठीक नहीं, बट मेरे हिसाब से तो डबल डिजिट से ज्यादा होगा। डबल डिजिट ज्यादा होगा। हाँ। और आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री वापस पार्लियामेंट में आके ये बोल पाएंगे कि देखिए LIC में अगर आपने पैसा लगाया था तो आपका पैसा डबल हो गया या ट्रिपल हो गया, ऐसा बोल पाएंगे प्रधानमंत्री? निश्चित रूप से ये तो हमारा सौभाग्य होगा, सबका सौभाग्य होगा। आप देखिए जो लोगों ने लगाया था IPO में, जो थोड़ा सा मायूस हो गए थे, अभी देखिए पूछिए, अभी मेरे खुद के बहुत सारे जो फ्रेंड्स है मुझे बोल रहे थे भाई क्या हुआ, अभी देखिए सब फोन करके बधाई देते हैं, सब करते हैं। आज 1170 के करीब हाँ, किया तो नहीं LIC देखिए, LIC से लॉन्ग टर्म, LIC को कोई भी शॉर्ट टर्म में एवेल्युएट करना 1-2 क्वार्टर या 1-2 साल वो सही नहीं है। सो मास बेस और ये तो LIC हैज इट्स इनहेरेंट स्ट्रेंथ, तो LIC विल डेफिनेटली डिलीवर और देश के लिए, राष्ट्र के लिए पूरा समर्पित है। आप देखिए 1956 से LIC का जितना योगदान रहा है राष्ट्र निर्माण के लिए और आने वाले समय में भी रहेगा। इक्विटी मार्केट का लगभग 4% से थोड़ा अभी गिर गया है मार्केट कैप का, अभी 3 पॉइंट समथिंग है, तो ये बड़ा विनिवेश है। तो उस हिसाब से मेरा पूरा मानना है कि जो है आने वाले समय LIC जो है, जो भी हमारे कस्टमर्स है, स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर, जो सबका जो आकांक्षा है उसके ऊपर खरा उतरेगा। आपको लगता है कि आने वाले समय में LIC देश की सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी बन सकती है? वो तो हमारा लक्ष्य है। मैं तो चाहूंगा कि नंबर 1 मार्केट कैप बने, उसके हिसाब से हम लोग पूरा प्रयास जारी है। बट आप कॉन्फिडेंट है कि आप कर सकते हैं? डेफिनेटली आप देखिए मेरा बस चलो तो मैं तो करके दिखाऊंगा। बिल्कुल, टोटली कॉन्फिडेंट। ओके, ऑल द बेस्ट आपको और थैंक यू सो मच, आज आपने इतना समय दिया हमें। थैंक यू। ओके, तो मैंने कोशिश बहुत की कि कुछ HDFC बैंक स्पेसिफिक या ITC स्पेसिफिक बोल दें। इससे ज़्यादा नहीं, थे वो, है? हाँ, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकते आप। 3-4 बार मैंने अलग अलग तरीके से कोशिश कर ली, लेकिन खैर वो चेयरमैन है तो ऑब्वियसली ऐसे तो चेयरमैन बनने गए हैं, तो उन्हें भी पता है कि कैसे अवॉइड करना है इन सब चीज़ों को। लेकिन फिर भी उन्होंने एक ब्रॉड आंसर दिया। ये नहीं बोला कि नहीं मैं बोलूँगा इन्हीं स्टॉक स्पेसिफिक बात ही नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं बोला। एक चीज़ उन्होंने ज़रूर कही लेकिन कि मार्केट में अभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और अभी भी मार्केट में ठीक ठाक मोमेंटम है, कोई इशू नहीं है। देखिए आज LIC का शेयर काफ़ी शानदार आउटफॉर्म रहा, 1175 तक गया। अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है यहाँ पर, 1084 पर आया खैर LIC का शेयर यहाँ पर। धर्मेश, आप क्या कहेंगे LIC पर, क्योंकि नंबर्स भी इस बार अच्छे आए, क्या पोर्टफोलियो में रखने लायक है? बिल्कुल अनुज, अगर लंबे अवधि के लिए आप रखना चाहते हैं, बिकॉज ये सब स्टॉक्स में एक बार स्विंग आता है, फिर वो काफ़ी समय के लिए हो सकता है ठहर जाए, एक रेस्ट पीरियड में आ जाता है, फिर वापस इसमें स्विंग मिलेंगे, तो नंबर्स इसके बढ़ते रहेंगे। आई थिंक थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी क्षेत्र में थोड़े पीछे हैं, जहाँ की इनका ऑफिस का जो इम्प्लीमेंटेशन, अगर वो इन्होंने ठीक से इम्प्लीमेंट कर लिया तो इससे बड़ा बेस तो, बड़ा एडवांटेज तो किसी और प्लेयर को है ही नहीं पूरे LIC सेगमेंट में, जो लाइफ इंश्योरेंस का सेगमेंट है वहाँ पे। सो फॉर मार्केट शेयर में लार्जेस्ट प्लेयर है और मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा चीप भी है कंपेयर टू सेड SBI लाइफ की बात करें, HDFC लाइफ की बात करें, तो वहाँ पर थोड़ा सस्ता मिल रहा है, तो वैल्यूएशन कंफर्ट है। बट मेरी सिर्फ एक ही दरख्वास्त रहेगी कि नज़रिया 2 से 5 साल का रखें, तो यहाँ से डबलर है ये स्टॉक। 2 से 5 साल का नज़र रखेंगे तो शायद ये डबलर है स्टॉक। चलिए अब बात करते हैं मैनेजमेंट से। पतंजलि फूड्स के तीसरी तिमाही के नंबर्स मिले जुले रहे हैं। यहाँ पर तिमाही आधार पर एडिबल ऑयल सेगमेंट में सुधार हुआ है, हालांकि फूड और FMCG सेगमेंट में मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है। Q3 नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के CEO संजीव अस्थाना। अस्थाना जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच CNBC आवाज़ के साथ बात करने के लिए। तो मैं ये देख रहा था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपके नंबर्स में इम्प्रूवमेंट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर थोड़ी सी एक डिक्लाइन रही एबिडा में और नेट प्रॉफिट में। ऐसा क्यों रहा और आगे के लिए क्या आउटलुक रहेगा? हम लोग का अनुज जी बेसिकली 3 फैक्टर्स जिन्होंने प्ले किया है, उसमें पहला फैक्टर ये था, थोड़ा सा एक सीजनैलिटी इम्पैक्ट है जो कि टिपिकली कुछ बिजनेसेस में रहता है। जैसे एग्जैक्टली हमारा न्यूट्रेला का बिजनेस और बिस्किट्स का, वो थोड़ा सा
स्लो डाउन होता है विंटर मंथ्स में, एक तो उसका इम्पैक्ट रहा। दूसरा कुछ नीतियों के कारण और जनरली कमोडिटी इन्फ्लेशन थोड़ा सा रहा, जो हमारा स्टेपल्स पोर्टफोलियो था फूड्स बिजनेस में, उसमें करीब थोड़ा सा ड्रॉप हुआ। और बाकी जो था हम लोगों का एडवर्टाइजिंग स्पेंड जो है वो हम लोगों ने, आपको मालूम ही है कि महेंद्र सिंह धोनी जी को लिया था एज ब्रांड एम्बेसडर अपने महाकोश और सनरिच ऑयल के लिए, तो उसका एक एडिशनल खर्चा है जिसके कारणवश ये वाले क्वार्टर में थोड़ा सा सबड्यूड अर्निंग है। लेकिन ये टेम्परेरी वो है, मेरा विश्वास है कि ये वापस अपने लेवल पे चला जाएगा फ्रॉम दिस क्वार्टर ऑनवर्ड्स। ओके सर, मैं जानना चाहूँगा एग्जैक्टली लेट्स टॉक अबाउट एफएमसीजी बिजनेस, जहाँ पे इस बार अगर आप देखें जो स्थिति थी उसमें मैं पूछता हूँ कि वॉल्यूम्स कैसे रहे। दूसरी बात सर, अगले 1-2 क्वार्टर्स में एफएमसीजी में और कौन से प्रोडक्ट एंटर होंगे जो पॉसिबली थोड़ा सा थ्रस्ट जनरेट करेंगे आपके वॉल्यूम्स के लिए? पहले एफएमसीजी की बात करते हैं। तो वॉल्यूम्स हमारे काफी पॉजिटिव हैं। तो जैसे अक्रॉस द बोर्ड, फॉर एग्जांपल जैसे बिस्किट्स में मैंने बताया कि बिस्किट्स और न्यूट्रेला थोड़ा सा स्लो रहे, क्योंकि वो सीजनल एक इम्पैक्ट रहता है टिपिकली विंटर मंथ्स का, क्योंकि ये फूड और एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। बट सो ओवरऑल प्रोग्रेस तो है डेफिनेटली। हमारा जो रेवेन्यू के टर्म पे देखेंगे वो फ्लैट था, लेकिन जो एक्सपेंशन जो बिजनेस का है, जैसे बिस्किट्स में हमारा कंटिन्यूअस ग्रोथ रहा है, हम लोग 20% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहे हैं। हमारा न्यूट्रेला का बिजनेस ऑलमोस्ट 30% ग्रो कर गया है लास्ट 2 साल में। हमारा जो फूड का बिजनेस है, जब हम लोगों ने एक्वायर किया था 4000 करोड़ एनुअलाइज था, आप देखेंगे जैसे ऑलरेडी क्लोजर टू 2000 करोड़ है, तो एक बिजनेस में पिकअप हो रहा है। तो ये पॉजिटिव्स है। अब मार्जिन का मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि क्योंकि क्या कारण थे जिसके मारे थोड़ा सा अक्रॉस बिस्किट्स, न्यूट्रेला और फूड्स में थोड़ा सा गिरावट हुई, जो कि एक प्रकार से एक्सपेक्टेड से थे। और दूसरा ये भी था कि एडिशनल खर्चे वगैरह जो हम लोग को बुक करने थे वो पूरे हमारे इस क्वार्टर में आए। गोइंग फॉरवर्ड कंपनी के बहुत प्लान्स हैं अपने, जो एक तो प्रीमियम एंड ऑफरिंग जो है हमारी प्रोडक्ट्स में, बिस्किट्स में जैसे हमारे करीब 6 प्रोडक्ट्स लाइंड अप हैं, 6 न्यू ब्रांड्स, नए वेरिएंट्स हैं, उसको हम लोग लॉन्च करेंगे। हमारे पास फूड्स में रेंज ऑफ जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है स्पाइसेस के और बाकी वेरिएंट्स मेडिकेटेड जूसेस के, उसमें हमारे को ये आप देखेंगे कि अगले 3 महीने में हमारा लॉन्च होगा। लाइकवाइज न्यूट्रेला में, जो कि हम लोग एक अम्ब्रेला ब्रांड बना रहे हैं, जिसमें जैसे सोया प्रोटीन्स का बिजनेस है, लेकिन जैसे प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स के मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स, अपना जो म्यूसली है उसमें हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। लाइकवाइज उसमें नट्स का ऑफरिंग हुआ था, वो ग्रो हो रहा है। और सिमिलरली हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स में जैसे ये आपके गमीज और जो टैबलेट्स है, एफरफेसेंट टैबलेट्स हैं, नए वे प्रोटीन्स हैं, उसको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे आप देखेंगे कि अगले 3 से 6 महीने में एक करीब मेरा अनुमान है कि 15 से 20 नए प्रोडक्ट्स का लॉन्च होगा, और जिसके लिए हम लोग पूरा रेडी हैं उसको सक्सेसफुली उसको लॉन्च करने के लिए। ओके अच्छा सर, ये आपने एफएमसीजी बिजनेस के बारे में बताया और कुछ प्रोडक्ट्स जो आप इंक्लूड करेंगे, ब्रांड एंडोर्समेंट्स के बारे में बताया आपने। ये जो आपके ऑपरेटिंग मार्जिन्स थे इस क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 30 बेसिस पॉइंट रिड्यूस हुए हैं, करीब 4.35। बट मैं जो देख रहा था यहाँ पे आपके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसमें एक सब्सटेंशियल डिप है। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 4957 CR, मतलब करीब 4957 करोड़ रुपए। जब इतना आपको इस बार कॉस्ट बेनिफिट मिला, रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हुई, उसके बावजूद मात्र ये जो 30 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन हुआ आपके मार्जिन्स में, ये ऐसा क्यों? ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स समझाएंगे आप? तो उसमें हमारा बिजनेस देखिए बहुत ही पास थ्रू मोड का है। जैसे बिजनेस को मैं 2 भागों में स्प्लिट करूंगा। एक हमारा जो एडिबल ऑयल का बिजनेस है उसमें वो कंप्लीटली पास थ्रू मोड में चलता है। तो आपका जितना डिप हो रहा है उसी तरीके से आप उतना ही कंज्यूमर्स को पास ऑन करते चले जाते हैं। तो टिपिकली उसमें मार्जिन जो है कैप रहता है। और हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट भी किया है, एक एस्पिरेशनल टारगेट कि हम 2 से 4% के बीच में एडिबल ऑयल्स का मार्जिन रखेंगे। उसमें हमारा एडिबल ऑयल्स में इस क्वार्टर में हमारा 2% मार्जिन रहा है। उस पर एफर्ट चल रहा है कि प्रीमियमाइजेशन, ब्रांडिंग उसमें करके थोड़ा सा हम उसको इम्प्रूव करेंगे। लाइकवाइज जो एफएमसीजी बिजनेसेस हैं उसमें क्या होता है कि आपका रॉ मटेरियल प्राइसेस अगर ड्रॉप करेंगे या इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज को पास करना इतना आसान नहीं होता, और अगर डिक्रीज होता है तो उसका बेनिफिट डेफिनेटली कंपनी को एक्रू होता है। तो ये दोनों एंड्स पे हम लोगों को एक प्रकार से जो आपने जो बताया नंबर कि वो उसमें एडिबल ऑयल्स में ज़्यादा है, क्योंकि हमारे वॉल्यूम्स तो उसमें कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू टर्म्स में ओवरऑल एग्रीगेट में उसमें कम हुआ, लेकिन मोस्ट ऑफ इट वो हम लोगों ने कंज्यूमर्स को पास ऑन कर दिया।
सर एक आप इनको डीमर्ज क्यों नहीं कर देते, अलग अलग क्यों नहीं लिस्ट कर देते? क्योंकि एक बिजनेस आपका 2 से 3% मार्जिन कमा रहा है, एक बिजनेस आपका इतना अच्छा मार्जिन कमा रहा है, तो एक वैल्यू अनलॉकिंग के लिए इसको डीमर्ज क्यों नहीं करते आप? डीमर्ज जैसे देखिए, मैं आपको बताऊं कि ऑयल का बिजनेस हमारा एक बहुत स्ट्रांग बिजनेस है और एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको लगता है कि 2 से 3% मार्जिन है, लेकिन एक साल में हम लोग इसको वर्किंग कैपिटल को 6 बार से 7 बार रोटेट करते हैं, तो रिटर्न ऑन कैपिटल के बेसिस पर अगर देखेंगे तो ये 17-18% का मार्जिन का रिटर्न का बिजनेस है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। तो एक तरीके से जैसे रिटेल कंपनीज होते हैं, उसी तरीके से ये वाले मल्टीपल साइकिल्स साल में जब चलते हैं, तो आपका टिपिकली अगर एक अच्छा ईयर है तो आप 20 से 21% भी कमा सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल। अगर आपका उतना अच्छा नहीं भी है, फिर भी हमें कंटिन्यूसली 14 से 15%, 18% तक का रिटर्न आता है एडिबल ऑयल्स में। तो उसको डिमर्ज करके उसका कोई वैल्यू अनलॉकिंग नहीं होगा, बल्कि टू द एक्सटेंट आई फील कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि इससे हमारा रीच बहुत है। हमारे को करीब 1 मिलियन रिटेल आउटलेट्स पे हम पहुंचते हैं। हमारा सारे जो मेन कंपनीज हैं इंडिया के, बड़े बड़े कंपनीज हैं, वो सब हमारे कस्टमर्स हैं। इन मेनी इंस्टेंसेस ये सारे कंपनीज का जो दे मूव्ड टू आवर कंपनी, तो एक बड़ा वैल्यू है बैलेंस शीट साइज का, रिटर्न ऑन कैपिटल का। तो मेरे को नहीं लगता कि अभी ये सही समय है उसके बारे में विचार करने का, क्योंकि हम लोग को मार्जिन्स को इम्प्रूव करना है। वो आपकी बात सही है कि कैसे ये 3 से 4% ले जाएं, कैसे रिटर्न ऑन कैपिटल 21 से 25% की तरफ करें। अभी तो एफर्ट उसी डायरेक्शन में हमारा ज़्यादा है। इसलिए भी मैंने पूछा क्योंकि काफ़ी चर्चा भी है पिछले 6-7 महीने से कि क्या अदानी अपना स्टेक बेचना चाहते हैं अदानी विलमार में, क्योंकि वो बिज़नेस शायद उतना ल्यूक्रेटिव अब रहा नहीं एडिबल ऑयल का। लेकिन ऐसा आपके हिसाब से अभी भी बिजनेस में दम है एडिबल ऑयल के बिजनेस में? रिटर्न ऑन कैपिटल के हिसाब से डेफिनेटली दम है, और उस हिसाब से उनके कारण खैर कुछ अलग होंगे, वेदर स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो में फिट होता है कि नहीं होता, तो वो एक उनका अपना निर्णय है। लेकिन हम लोगों के लिए एक ये पॉजिटिव है कि हम लोग इसको कंटिन्यू करके, इसको कंसोलिडेट करके, और हम ग्रो करेंगे इसको फर्दर। हाइपोथेटिकली अगर वो एसेट मार्केट में आता है तो आप इंटरेस्टेड होंगे उसमें? वो तो चलिए, वो तो एक स्पेकुलेशन है। हाँ। और लेकिन हमारे को तो अपना ही साइज इतना ज़्यादा है कि उसको अभी एब्जॉर्ब करके, उसको ग्रो करके, हमारे को तो ब्रेकनेक एक्शन आप जानते हैं, ये 3 साल से कंटिन्यूसली नए बिजनेसेस और नए उसको कर रहे हैं। तो अभी तो वो एक स्पेकुलेशन होगा, तो उस पर ये समय उचित नहीं है उसके बारे में बात करने का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए अस्थाना जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। लाइकवाइज, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, तो ये पतंजलि फूड्स इस समय स्टॉक का धर्मेश है क्या पोर्टफोलियो में? नहीं अनुज, पतंजलि फूड्स पोर्टफोलियो में नहीं है, और उसका कारण थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा। सी वैल्यूएशन इज द मेन कारण है इसको नहीं रखने का, बिकॉज ये काफ़ी महंगे पी मल्टीपल पर मिल रहा है, और इसके जो मैट्रिसेस अगर आप देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 4-5% का रहता है, प्लस रिटर्न ऑफ कैपिटल की बात करें अस्थाना जी तो इनकी लोएस्ट है इंडस्ट्री में। रिटर्न ऑफ कैपिटल पतंजलि फूड्स का 10-11% का है, आरओई आरओसी की बात करें तो 13% के आसपास का है, जबकि जो बड़े जो इनके पीयर ग्रुप हैं, चाहे एचयूएल है वो 20% है, आईटीसी की बात करें तो 30% है, मैरिको अराउंड 35-36% है, नेस्ले 100% से ऊपर है, और ब्रिटानिया अराउंड 85-86% है। सो वहाँ पर तो ये पूरी तरीके से पिछड़ जाते हैं। और दूसरी बात, जो वॉल्यूम ग्रोथ की है वो कम है, 4-5%। इंडस्ट्री खुद ही परेशान हो रहा है वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर के, तो मुझे लगता है ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव स्पेस है, और यहाँ पर अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना ही है तो उस कंपनियों के साथ बनाए जिनके आरओई मल्टीपल्स काफ़ी स्ट्रांग है, सो बैलेंस हो होता है, और प्लस प्राइस कट्स हो रहे हैं इंडस्ट्री में, एड स्पेंड्स बढ़ रहे हैं, और लोकल कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है, जो कि बाकी इनके पीयर ग्रुप ने कहा। तो आई मीन इसको पोर्टफोलियो में रखना, थोड़ा प्राइसेस जरूर चलें, स्टॉक प्राइस का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, बट वैल्यूएशन के हिसाब से ये मेरिट नहीं करता है मेरे नज़रिए में। ओके, मीनवाइल निफ्टी डे हाई, और आज की स्टोरी है निफ्टी बैंक। ये एग्जैक्टली उसका रेप्लिका है जो कल सेकेंड हाफ में हुआ। आज निफ्टी बैंक 45,657 पे डे हाई पर रीगेनिंग इट्स 2 क्रिटिकल लेवल्स 45,500 और साथ ही साथ 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हमारे साथ समित चौहान जुड़ चुके हैं। समित, गुड आफ्टरनून। समित, आपका इस वक्त का ट्रेड? गुड आफ्टरनून। देखिए, ओवरऑल हम सीमेंट स्पेस में एक लगातार स्ट्रेंथ देख रहे हैं, और उसमें ईसीसी का अगर हम बात करें तो ये स्टॉक ने लास्ट 1-1.5 महीनों से काफी एक स्ट्रॉन्ग मूव ऑलरेडी दे दिया है। सीरीज ऑफ हायर हाइज हायर लोज हम देख सकते हैं, और आज उसने एक
बुलिश पेनेंट पैटर्न में से एक ब्रेकआउट कंफर्म किया है, वॉल्यूम के साथ किया हो, तो यहाँ पे अगर प्रोजेक्शन देखें तो इमीडिएटली 2680 तक ये स्टॉक मूव कर सकता है। 2588 के स्टॉप लॉस से इसको करंट लेवल पे लॉन्ग किया जा सकता है। ओके, अच्छा एक बार बैंक निफ्टी रिविजिट करते हैं। वीरू एक चीज़ है, बैंक निफ्टी में मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, बीच बीच में आपको शॉर्ट कवरिंग भी दिखेगी, और जैसे आज जैसी शॉर्ट कवरिंग हुई है, और आपको रेडी रहना होगा। एक ना एक वन साइडेड व्यू मत बनाइए कि मैं बैंक निफ्टी में तो सिर्फ बेच के ही पैसा बनाऊंगा। बेच के पैसा बन रहा है बैंक निफ्टी में, लेकिन बीच बीच में मार्केट आपको इस तरीके की कवरिंग दिखाएगा। और एक बार बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन लेकर आइए आप, ऑब्वियसली कभी ना कभी कुछ दिन आएंगे जिसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक की रैली टिकेगी। आज फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक की रैली टिक गई, उसने काफ़ी हेल्प की। और एसबीआई, मेरे ख्याल से एसबीआई में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। एसबीआई की एक लगातार अंडर परफॉर्मेंस के बाद जिस तरीके से वहाँ पर अब फंड्स अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ पर नंबर्स के बाद एक इनिशियल रिएक्शन आया, वो थोड़ा सा डाउन साइड पर था, लेकिन फिर एक बार पॉजिटिव रिएक्शन आया, ये मेरे ख्याल से अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव है। और ये अगर आप इसको कंपेयर करेंगे बाकी के पीएसयू बैंकों से, इसने अभी भी अंडर परफॉर्म किया। ठीक है, अब एक महीने में कैचअप हुआ है और ज़बरदस्त कैचअप हुआ है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा तो अंडर परफॉर्मर रहा ही है ये। लेकिन फिर मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, निफ्टी बैंक की रैली को आप स्ट्रिक्टली इंट्राडे बेसिस पर ही प्ले करें। इसमें कोई भी ट्रेड कैरी करना बहुत डेंजरस हो सकता है। अच्छा बताइए, कल क्या हुआ? कल एक बात मैं कल ज़बरदस्ती एक ये बोल दिया गया कि ये प्राइवेट बैंक्स के लिए ख़राब है पॉलिसी में कुछ ख़राब नहीं था प्राइवेट बैंक्स के लिए, वो पॉलिसी एक एक्सक्यूज बन गया। अगर एक बात बताइए, अगर ऐसी बात थी तो कल वो सारे प्राइवेट बैंक गिरे, आज क्यों चल गए वापस? वो क्या एक दिन का इम्पैक्ट था? अगर वो वाकई में उनके नंबर्स पे इम्पैक्ट आना था तो वो क्या एक ही दिन टिकना था? आईसीआईसीआई बैंक फॉर एग्जांपल अब बोलने को ये बोल दिया कि भाई ये इनके मार्जिन हिट हो जाएंगे, ये स्टॉक इसके लिए गिर गया, आज क्यों वापस आ गया फिर ऊपर? क्या आज वो पॉलिसी रिवर्स हो गई क्या? पॉलिसी तो कल आई है ना, आज की आज थोड़ा रिवर्स हो गई। वो मार्केट को एक एक्सक्यूज चाहिए था स्टॉक्स को नीचे लेके जाने का, वो एक्सक्यूज मिल गया मार्केट को, इसके लिए गिर गए। लेकिन स्ट्रेंथ अभी भी पोजिशनल बेसिस पर बैंक निफ्टी में नहीं है। वो स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में आएगी जब आप एक बार 46,500 47,000 क्रॉस करके उसके ऊपर टिक जाएंगे। तो आज फिर 200 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले लिया, कल देखते हैं फिर ये फ्रेश बाइंग नहीं है कल, क्योंकि 50,000 कॉन्ट्रैक्ट एफआईएस के शॉर्ट थे स्टॉक फ्यूचर्स में, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवर है ये मेरे ख्याल से। बिल्कुल। और ये कल देखिए किस तरीके से शॉर्टिंग हुई है, कल किस तरीके से शॉर्टिंग हुई है यहाँ पर। तो एक ऑब्वियसली उसका एक इम्पैक्ट आना था, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आनी थी, ये वो वाली शॉर्ट कवरिंग आई है बेसिकली मार्केट में। लेकिन अब जब मेरा पॉइंट है ना ये कहने का, क्या होता है ना, कई बार हम हर मूव को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। कल का मूव जो था, अगर वो पॉलिसी की वजह से आया होता तो आज का मूव ऐसा क्या हो गया कि आज वो कल वाली पॉलिसी तो आज भी वही पॉलिसी है ना, कल वाली पॉलिसी तो आज नहीं बदल गई, वो वहीं की वहीं रही। तो कल जो स्टॉक्स गिरे, प्लीज़ वो पॉलिसी की वजह से नहीं गिरे थे। ये बात मैंने कल भी बोली थी, ये बात मैं आज भी बोल रहा हूँ कि स्टॉक गिरे वो पॉलिसी की वजह से नहीं गिरे थे, उनका अपना कारण था गिरने का, इनहेरेंटली थोड़ी सी वीकनेस थी। आज ऑब्वियसली थोड़ी सी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आ गई। चलिए अभी काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं क्या क्या ट्रेड्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे हम प्रशांत सावंत से। कविता जी आज एफएनओ सुपरस्टार लेकर आई हैं, और उसके बाद चार्ट का चमत्कार के लिए आज गाबा सर हैं, और मिड कैप फंडा के लिए धर्मेश कांत। तो प्रशांत जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। तो अनुज जी, आईसीआईसीआई बैंक मैंने सुबह रेकमेंड किया था, और इसकी जो 1010 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है, करीबन 23-24 के बीच में चल रही है। मुझे लग रहा है ये एक बहुत लो रिस्क पे बाय हो जाएगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 15 के जस्ट नीचे 14.5, थोड़ा दूर रखिए क्योंकि स्विंग्स आ रहे हैं। और यहाँ से टारगेट रखेंगे 35 का टारगेट 1 और 42 का टारगेट 2, तो 35 और 42 के टारगेट और 14.5 का स्टॉप लॉस। ओके, आईसीआईसीआई बैंक आपका ये, और 1000 की कॉल भी आपको लेनी है यहाँ पर। ये आपका ट्रेड है इस वक्त का। ये इस वक्त डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, प्लीज रखेंगे 23.75 पे कॉल ट्रेड करते हुए। एफएनओ सुपरस्टार कविता जी का सोचने से आएगा। कविता जी क्या पिक कर रही हैं आप? या सो फॉर एफएनओ का सुपरस्टार मेरा गोदरेज प्रॉपर्टीज पर होगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज ऑन अ वीकली चार्ट अपने 10 वेमा पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश की है। सो लिटिल प्रीएम्प्ट कर रही हूँ मैं इस ट्रेड को। 2242 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। वंस 2245 के ऊपर लिटिल सस्टेन होता है तो मुझे लगता है यहाँ मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेंगे। 2290 2318 के प्राइस टारगेट के लिए आप गोदरेज प्रॉपर्टीज पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें, एंड इन दैट केस 2209 का आपका स्टॉप लॉस होगा। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज कविता जी की पिक। गाबा सर बताइए आपका चार्ट का चमत्कार।
मेरा चार्ट का चमत्कार है, रिपीट है। आज सुबह मैंने दिया था कॉल, वो है भारत फोर्ज क्विक सिग्नल्स। 1320 का टारगेट था, वो तो अचीव हुआ, लेकिन अब जो जैसे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है उसके हिसाब से लगता है मूव तो आज शुरू हुआ है 2 दिन के लिए। तो 1313 पे है, ट्रेड कर रहा है। 1300 का कोई स्टॉप लगा चले तो टेक्निकल टारगेट्स करीब 1330 के हो नजर आते हैं। फर्स्ट हो सकता है मंडे को आ जाए, लेकिन चार्ट का भारत फोर्ज एक स्टॉक है, इसमें अप शुरू हुआ है। ओके, भारत फौज आपका ट्रेड प्रकाश का बसर का आज मॉर्निंग का क्विक सिंगल भी था। अब चलते धर्मेश जी के पास, आज कमिट क्या फंड पिक करते हैं। धर्मेश जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र, आई थिंक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर फोकस रहेगा और वहाँ पर मुझे लगता है LIC हाउसिंग फाइनेंस एक काफ़ी अच्छा विकल्प है और नतीजे से काफ़ी अच्छे आए थे। और अफोर्डेबल जो हाउसिंग सेगमेंट है वहाँ पर मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में काफ़ी अच्छा जोर मिलना चाहिए और वहाँ पे ये सारी कंपनियों को बेनिफिट रहेगा। और NPL की बात करें तो काफ़ी बड़ा रिडक्शन देखने को मिला था और कंसिस्टेंटली ये इनकी परफॉर्मेंस मेंटेन रही है। हालांकि स्टॉक प्राइस पे काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन रहा है पिछले काफ़ी समय से, बट ये ट्रैक्शन आने वाले दिन में मेंटेन होना चाहिए। और पोजिशनल बेसिस पे बात करें तो 750 के प्राइस टारगेट के लिए इसे आप बाई करके चल सकते हैं। ये वैल्यूएशन 1.4 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू 1 ईयर फॉरवर्ड के हिसाब से लिया गया है। ओके, चलिए तो चारों के चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं आपके लिए। सबसे पहले प्रशांत सावंत ने ICICI बैंक, यहाँ पर सुबह भी इन्होंने कॉल दी थी और अब इनका कॉल है 1010 का कॉल ऑप्शन लीजिए। यहाँ पर 14.5 के स्टॉप लॉस लगाइए, 3542 रुपये के टारगेट्स रखिए। उसके बाद कविता जी ने पिक किया गोदरेज प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर आपको एफनो सुपरस्टार में 2209 के स्टॉप लॉस, 2290 और 2318 के टारगेट रखने हैं। गाबा सर की पिक भारत फोर्ज, सुबह भी उनका क्विक सिंगल था जिसका टारगेट अचीव हुआ, लेकिन अब लंबे टारगेट्स लग रहे हैं इनको यहाँ पर। तो 1300 के स्टॉप लॉस के साथ 1330 के टारगेट रखिए भारत फौज में। और धर्मेश जी ने चूज़ किया LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर अग्रेसिव टारगेट आपके लिए। नज़र बार बार एक ही स्टॉक पर जा रही है वीरू, बताइए गेस करिए कौन सा होगा? SBI। ये देखिए क्या शानदार मोमेंटम है इस समय SBI, और अब डे हाई पर ये स्टॉक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 724 यहाँ पर इस समय। गाबा सर क्या होंगे नेक्स्ट टारगेट्स? 800 तो डेफिनेट मुझे लगता है 1000 की तैयारी है, लेकिन इतना फास्ट नहीं जाएगा। जैसे टारगेट है उसके हिसाब से SBI लगता है कि कपूर जैसे कि 700 तो पार हो गया, अब 730 एक नियर टर्म टारगेट है। 4 दिन से 5 दिन से एक अच्छी स्ट्रेचिंग हुई है, अगर वहां पर जाके थोड़ा रुकता है तो अच्छी बात है। साइडवेज मूव मिलेगा तो और अच्छी बात है, फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा तो और बढ़िया बात है, फिर वो 800 देखेंगे डेफिनेट। तो लेकिन यहाँ पर लगता है कि अप मूव ऑन है SBI में, बहुत ही बढ़िया पिक है। और 800 क्रॉस होगा तो और बढ़िया बात है। फिर 645 से पकड़ा था आप लोग, याद है? 645-50 पे बात हुई थी। और तब ये भी डिसाइड हुआ, जब ये लगा था कि अब इस बार क्रॉस कर लेगा 660। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने उस दिन गाबा से पूछा था कि 700 जाएगा क्या, मैं कहा हाँ जाएगा, इसलिए मैं पूछा आज 700 पे कि 800 जाएगा क्या। अब तो देखिए 4 डिजिट की तैयारी कर लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, 4 डिजिट की तैयारी कर लीजिए। आज PSU वीकनेस वाले दिन SBI चला है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा बाय द वे मिड कैप इंडेक्स भी देखिए वापस काफ़ी हद तक रिकवर हो चुका है। अब ठीक है पूरा रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी हद तक रिकवर हो चुका है मिड कैप इंडेक्स भी, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 स्टॉक्स में ऑब्वियसली अभी भी दिक्कत है, लेकिन ये सब चीज़ें चलती रहती है। अच्छा कोटक महिंद्रा बैंक भी भागने लगा है साथ साथ। बैंक निफ्टी में जो मूव आया उसमें कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, ये सब स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से मूव आया। चलिए लेकिन अब बात करते हैं कल आने वाले नंबर्स। डिवीज लैब्स और औरोबिंदो फार्मा, क्या एक्सपेक्ट करें? सुमित से जानते हैं। सुमित गुड आफ्टरनून, बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो फार्मास्यूटिकल स्पेस के दोनों मेजर डिवीज और औरोबिंदो फार्मा के नंबर्स आने हैं। पहले डिवीज के नंबर्स की बात करते हैं। करीब करीब 2083 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का नंबर का अनुमान है, 22% के आसपास की बढ़त रह सकती है। एबिटा फ्रंट पे 620 करोड़, यानी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी और मुनाफा भी 45% बढ़ने का अनुमान है। मार्जिन स्ट्रॉन्ग 30% के आसपास के मार्जिन की बातचीत है, 23% से बढ़कर, तो एक बड़ा जंप मार्जिन के अंदर भी आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एक लो बेस की वजह से कंपनी के नंबर्स अच्छे रहेंगे इस क्वार्टर के अंदर। साथ ही साथ अगर जो Q-on-Q बेसिस पे भी देखेंगे तो भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि नंबर थोड़े बेटर साइड पे ही आते हुए दिखाई पड़ेंगे। प्राइस प्रेशर लास्ट क्वार्टर के अंदर था, लास्ट क्वार्टर इस साल के लास्ट क्वार्टर में, यानी कि बीते 1 साल पहले, तो वो उसका एक इम्पैक्ट लो बेस और उसकी वजह से नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। API सप्लाईज के जो नंबर्स है उस पर नजर रहेगी, US मार्केट के नंबर्स पर नजर रहेगी, और साथ साथ जो GLP-1 ड्रग अपॉर्चुनिटीज़ हैं
उसको लेके कंपनी की इस तरह की टिप्पणी करेगी, वो एक पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन ऑलरेडी डीवीसी केस में नंबर्स पे एक बहुत बड़े बड़े मूव लेता है, तेजी या मंदी दोनों तरफ, तो उस लिहाज से आप इसके ऊपर नजर रखेंगे। अदरवाइज इसके अलावा दूसरा नंबर आना है औरोबिंदो फार्मा का। यहाँ पर रेवेन्यूज उतने तेज नहीं है जितने डीवीएस के थे, 16% के आसपास की बढ़त का अनुमान है रेवेन्यूज में, 7,427 करोड़ रुपए का। मुनाफा 70% बढ़ने का अनुमान है, 828 करोड़ रुपए। मार्जिन 14.5% के सामने करीब 20% के आसपास के मार्जिन यहाँ भी रहेंगे, और मुनाफा 491 करोड़ से बढ़कर 800 करोड़ रुपए की रेंज में आ सकता है। तो बीटा परफॉर्मेंस अदरवाइज यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर यूएस मार्केट के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की बात है, तो ओवरऑल नंबर्स में भी वो रिफ्लेक्ट करेगा। यूएस सेल्स करीब 42-43 मिलियन से बढ़ के करीब 44-45 मिलियन के आसपास आते हुए दिखाई पड़ेगी, 40-42% के सामने। इसके अलावा जो लास्ट क्वार्टर में थी वो $40 करोड़ थी, इस बार ही $44 करोड़ रहने का अनुमान है यूएस सेल्स, क्योंकि रेवलिमिड जेनरिक की अच्छी दवाएं, अच्छी बिक्री है, स्टेबल प्राइसिंग है, इंजेक्टेबल कारोबार की बिक्री अच्छी आई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि शायद यूएस सेल्स के नंबर्स में रिफ्लेक्ट करेगी, और इसीलिए ओवरऑल बाजार मान के चल रहा है कि दोनों ही कंपनियों के नंबर्स थोड़े स्ट्रॉन्ग साइड पाएंगे, लेकिन दोनों में ही बहुत वोलेटाइल स्विंग्स होते हैं नंबर्स पे, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, शुक्रिया सुमित। और ये थे नंबर्स के अनुमान, अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन। मीनवेल मैं स्टॉक्स का लेता एक बार, लेकिन हमारे कुछ ट्रेड चेक्स को ले लेता हूँ एक बार पहले। मानस, आपका ट्रेड बड़ा खूबसूरत गया। डायरेक्टर साहब जरा वो एक बार अपोलो की कॉल दिखाइए 6400 की। नाउ इट्स 6435 एट डे हाई। मानस, इस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर लें, या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी तो ब्रेकआउट आया है, अभी तो उसको राइड करने का वक्त है? बिल्कुल, अभी भी ऐड करने का वक्त है, क्योंकि देखिए ब्रेकआउट जस्ट अभी आया और यहाँ से कम 200 पॉइंट की तेजी, 200 रुपए की तेजी आपको अपोलो हॉस्पिटल्स में देखने को मिल सकती है। तो अगर उस टाइम नहीं खरीदा है तो अभी भी खरीदा जा सकता है। अब स्टॉप लॉस जरूर चेंज हो जाएंगे, तो अब जो नए स्टॉप लॉसेज है वो 6320 के नीचे रहेंगे। चलिए, आपका जन्मदिन है आज, दिन है आपका आज, 6400 की कॉल आपकी, इस वक्त 190 पे ट्रेड करते। मानस, आज संध्याकालीन कार्यक्रम क्या है आज? थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करेंगे पीवीआर में, क्योंकि काफी गिरावट देख ली गई है, तो शायद वहां पर जो गिरावट है वो थम जाए। अच्छा। और उसके बाद फैमिली के साथ डिनर रहेगा घर पे। अच्छा, चल तो बहुत कुछ रहा है, मैं सोच रहा हूँ वहाँ भी कंट्रीब्यूशन होगा आपका, लेकिन खैर आप पीवीआर कह रहे हैं। पीवीआर क्या कर रहा है इस वक्त आपकी स्क्रीन पे? इट्स 1402। आज एक बार फिर से बैकफुट पे आता हुआ और डे लो की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल आई थिंक जहाँ एक्शन है वो है पूरा का पूरा फार्मा स्पेस, एंड दैट्स अपोलो हॉस्पिटल, जो कि थ्रस्ट क्रिएट करता हुआ। और एक बार फार्मा में ज़रा सन फार्मा भी स्क्रीन पे रखिएगा। सन फार्मा मेरे ओआई गेनर्स की लिस्ट में ये अभी अपेयर हो रहा है, 1531। क्या गजब का स्विंग है सन फार्मा में। कल भी सुबह सुबह इस ट्रेड के बारे में बात हुई थी, अभी भी मैं बात कर रहा हूँ, और इस प्राइस पे सन फार्मा न्यू ऑल टाइम हाई जोन। अमित, आपका व्यू सन फार्मा पे इस वक्त 1531? वहाँ एक अनम्यूट बटन होगा अमित जी, वो बताइए, दबाइए जरा हल्का सा। काफी स्ट्रेंथ है इस काउंटर में, और काफी दिनों से इसने अपना 10 डेमा भी टच नहीं किया, कंटिन्यूअस एक स्ट्रेंथ देख रहे हैं। तो अगर किसी की पोजीशन है तो बने रहे, स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले लगभग 1510 के आसपास, टारगेट्स 1575 तक के अनफोल्ड करते हैं। फ्रेश पोजीशन मैं लूंगा थोड़े से डिप पे, क्योंकि वहां पे फिर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। चलिए, आज शुक्रवार है तो मैं थोड़ी सी एक अपने दिल की बात बोल देता हूँ, और ये किसी को मैं स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा हूँ, ये सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। वैसे आप सभी बहुत शानदार हमारे लिए कॉल्स लेकर आते हैं और हमारा शानदार साथ देते हैं। ये म्यूट बटन को ना भूल जाइए कि वो एग्जिस्ट करता है कुछ टाइम के लिए, मतलब क्योंकि क्या होता है ना वीरू, वो जो हम बार बार कहते हैं ना कि प्लीज़ अनम्यूट करिए, तो वो थोड़ा सा ना मतलब शो हमारा थोड़ा सा मतलब ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। और एक चीज़ समझ लीजिए, आप हमारी टीम यहाँ पे बहुत बिजी रहती है, तो आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा है और अगर आपको कोई लग रहा है कि हम कुछ बोल रहे हैं वो हम सुन लेंगे, तो एक्चुअली हमारे पास टाइम होता नहीं है फ्रैंकली, ना हमको पता है कि वहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो वैसे ही मतलब जो उस समय पे हमारे पास करने को बहुत कुछ होता है। हम तो वैसे ही खैर स्टूडियो में बैठे होते हैं, तो हमें तो वैसे ही कुछ नहीं पता होता, लेकिन थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है, एक प्लीज़ थोड़ा सा म्यूट ना दबाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों? बिल्कुल। और कुछ चला भी गया ऐसा, वैसे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हंसी मजाक तो चलता रहता है हर जगह, है ना। चलिए, हाँ सॉरी गावा सर, क्या बोल रहे हैं? प्रकाश, ऑनलाइन नहीं जाना चाहिए बस, वो और दिक्कत और कुछ नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन नहीं जाना चाहिए। हाँ नहीं, ऑन एयर नहीं जाएगा, ऑन एयर नहीं जाएगा, कभी टेंशन मत लीजिए आप, ऑन एयर नहीं जाएगा। हाँ, डायरेक्टर साहब कभी कभी हमारी आवाज़ नहीं ऑन एयर करते, आपकी क्या करेंगे? नहीं, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन वो ऑन एयर नहीं जाएगा सर। खैर, अब
एक बार लेके आइए बैंक निफ्टी 645 डे हाई पर। अच्छा, मैं कुछ रिवर्सल्स को चेक कर रहा था, उसमें SRF एक बार लेके आइएगा स्क्रीन पे, 2296। सुबह भी मेरी आई थिंक ये जो गेनर्स की OI गेनर्स की लिस्ट थी उसमें अपीयर हुआ था, और क्या कर रहा है इस वक्त, डे लो से रिकवरी है, बट आज इसने टेस्ट किया इस पुल बैक में अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, लेकिन नहीं पार कर पाया। और देखिए, मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सुबह भी मैंने नोट किया हुआ था, आई थिंक इस पूरे सीरीज में, ये सीरीज कमेंस हुई थी 1 फरवरी को, अब तक इसने 1 2 3 4 5 इट्स 6 अटेम्प्ट, लेकिन अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने अब तक पार नहीं किया है। मैं उन स्टॉक्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ या फिर उल्लेख कर रहा हूँ जहाँ पे पुल बैक्स हैं। लेट्स चेक ITC 416 पे आके ट्रेड करता हुआ, आज इसने भी सुबह सुबह HDFC बैंक के साथ निफ्टी को 20 रेमा में को डिफेंड करने की आई थिंक जो रिक्वायर्ड थ्रस्ट था वो प्रोवाइड की थी। प्रकाश सर, आपका व्यू ITC पे क्या है 416 पे सर? 416 पे ITC का व्यू, तो ITC का जो चार्ट है तो बढ़िया, लेकिन काफी गिरावट देखी हमने, क्योंकि वो 500 का जो आंकड़ा था वो एक राउंड फिगर था, इसलिए वहां पर प्रेशर सेलिंग आया, अदरवाइज कुछ नहीं। लॉजिकल टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग होती है वहां पर। अब ट्रेड का है 410, तो मेरे ख्याल से 400 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, अच्छी जगह है बाउंस करने की। अगर बाउंस करना है तो पॉसिबल है कि यहाँ से एक अप मूव मिल सकता है, लेकिन थोड़ी कंफर्मेशन की जरूरत है। लेकिन बहुत ही एग्रेसिव कॉल हो तो ले लेना चाहिए, 410 का स्टॉप लगा चले फिर, और एक अप मूव मिल जाता है मंडे को, तो फिर फर्स्ट इंडिकेशन देगा कि ITC यहाँ पर 400 के आसपास बॉटम हुआ, फिर एक अप मूव मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से डीप डाउन है, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आती है, तो फिर मंडे को और ट्यूसडे को शॉर्ट स्क्वीज हो सकता है। पॉसिबल है कि यहाँ से अप मूव मिले, 410 का स्टॉप लगाना है। ओके, 430 की टारगेट। बिल्कुल स्टॉप लगा के लॉन्ग करें। चलिए अब एक काम करते हैं, अब हमारे बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ मार्केट पर बातचीत करने के लिए DR चोकसी फिनसर्व के MD देवेंद्र चोकसी जुड़े हैं। देवेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। पहले बात करेंगे आज हम PSUs की, क्योंकि बहुत बड़ी रैली चल रही है यहाँ पर। आज थोड़ा सा एक झटका लगा सेलेक्टिवली, आपके हिसाब से यहाँ पर क्या अभी भी रैली कंटिन्यू करेगी या आज एक वार्निंग साइन है प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए? गुड आफ्टरनून अनुज। आई थिंक जो हिसाब से मैंने मार्केट के अंदर मूवमेंट देखे और ऑर्डर बुक देखे हैं एग्जीक्यूशन डेस्क के ऊपर, एक चीज वहां पे उभर के आती है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडेड फंड्स आर बेसिकली आई थिंक शिफ्टिंग द पोजीशन फ्रॉम द काउंटर्स where they have basically earned a good amount of return in past, and I think shifting those to those counters where the stocks are available particularly at a lower levels and the corrected levels, जिसके अंदर कॉर्पोरेट बैंक्स का भी समावेश है, जहां पे हम एक देख रहे हैं कि आई थिंक टिपिकली पोर्टफोलियो बुकिंग इज हैपनिंग इन दोस काउंटर्स वेयर द रैली टुक प्लेस, व्हिच इंक्लूड सम ऑफ द PSU कंपनीज including the oil marketing companies and ONGC kind of companies. And on the other side, I think the buying has emerged in some of the banking counters, led by State Bank, of course, but along with that ICICI Bank is included. I guess I think some of the heavyweights have started participating today. Fortunately, Reliance has given the move upside, and I think largely it is giving the weight allocation towards some of the heavyweights. So that is where the weight adjustment is also happening in the counters. Overall, as I see it, I don't think that I think anything which has changed fundamentally overnight into those stories. But the fact remains that I think the portfolio shifting is taking place for generating the alpha return by trading the portfolio where the profit is available and trading out the portfolio where the profit is available and getting into where the stocks are available at a subdued or corrected prices. देवेंद्र जी, आपसे गुजारिश करूंगा अगर सुबह का समय हमारे थोड़ा सा हिंदी में आप बात कर पाएं तो अनुरोध है आपसे। अनुरोध आपसे ये मतलब व्यू चाहता हूं मैं फार्मा स्पेस पे। आपकी स्क्रीन पे अभी चाहे वो फार्मा हो चाहे हेल्थ केयर हो, सब स्ट्रॉन्ग मूव देते हुए, ल्यूपिन के नंबर्स, सिप्ला के नंबर्स, ऑल टाइम हाई पे स्टॉक्स आके ट्रेड करते हुए, ल्यूपिन 52 वीक हाई, फ्रेश, अपोलो आज एक काफ़ी बड़ा थ्रस्ट क्रिएट करता हुआ ऑल टाइम हाई पर। अभी हेल्थ केयर में और हॉस्पिटल्स में सर अभी क्या चीज़ कर रहे हैं आप लोग? So I don't know, I think लुपिन का जो नंबर जो आए हैं वो नंबर काफी हद तक आई थिंक सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड नंबर्स आए, maybe till the last year and I think good part of the current year also. I think the performance has been on a subdued side, and on the lower base I think these numbers are appearing extremely smart on the growth side. I haven't gone into the detail कि जिसके अंदर हमने ज्यादातर उसका एनालिसिस किया हुआ इमीडिएटली,
which are the product segments or therapeutic segment I think has contributed better. But overall, I think on the face of it, the numbers look I think quite decent. दूसरी तरफ हॉस्पिटल सेगमेंट की भी बात करें विद इन द हेल्थ केयर, तो वहां पे भी अपोलो के अंदर जो हिसाब से मैनेजमेंट कमेंट्री उभर के आ रही है, उसके अंदर आई थिंक दे आर फोकसिंग आल्सो इक्वली ऑन टू द फार्मेसी बिजनेस, वेयर आई थिंक द न्यू स्टोर कंट्रीब्यूशन हैज स्टार्टेड हैपनिंग इनटू द बिजनेस. सो ओवरऑल आई गेस आई थिंक द वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो मेरे ख्याल से आई थिंक एवरीथिंग इज साउंड, एवरीथिंग अपीयरिंग adequately priced. I think most of the upside is I think already built into the price currently. Maybe कोई लंबा correction कोई जगह पे मिलता है तो that is an opportunity. Otherwise, most of the counters, including Sun Pharma, including Dr. Reddy's, including Cipla, maybe I think the prices are to the perfection level at this point of time, as I see it on the earning out. Okay, अच्छा देवेन, हम मैंने ओवरऑल पीएसयूज की बात की. एक स्पेसिफिक मुझे सवाल पूछना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर. गिवन एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहाँ पर अब स्टॉक में, और जो पिछले क्वार्टर नंबर्स आए और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी, क्या आप पोर्टफोलियो में ऐड करने को रेकमेंड करेंगे यहाँ पर स्टॉक को? हाँ अनुज, डेफिनेटली आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेटर अपॉर्चुनिटीज विद इन द पीएसयूज, क्योंकि एक तरफ देखें तो कंपनी की साइज जो है, ये साइज मीनिंगफुली मायने रखती है. बजट के पहले एक और बजट के अंदर भी एक अनाउंसमेंट ऐसा रहा था कि गवर्नमेंट का ध्यान रहेगा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए, कैसे उनकी साइज बढ़ाई जाए. आई थिंक एसबीआई इज वन सच कैंडिडेट के जहाँ पे आई थिंक आप ये ध्यान रख सकते हैं. जो फर्स्ट वर्जन के अंदर जो पब्लिक सेक्टर बैंक का कंसोलिडेशन हुआ था, उसका कंसोलिडेशन का जो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन जो किसी ने किया है तो एसबीआई ने बहुत अच्छी तरह से किया है. एंड वी वुड प्रोबेबली कंसीडर के जब भी नई गवर्नमेंट आती है और अगले 5 साल का प्रोग्राम सेट करती है, उसके अंदर जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनका वापिस फर्दर एक सेकंड राउंड में कंसोलिडेशन होना जरूरी बनता है. एंड अगेन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एसबीआई वुड बी आई थिंक अ फेवरेबल स्पॉट, क्योंकि उनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है. So at the same time, I think they would have the relatively stronger impact with the relatively smaller increase in the capital. They will be in a position to absorb some of the mid-size, small-size banks. और ये जो प्रक्रिया है उसके अंदर आप उसका AUM अगले 4 या 5 साल में देखो तो करीबन 30 लाख करोड़ का जो AUM है, वो मेरा ऐसा मानना है कि 2027-28 के अंदर I think it could probably exceed 50-55 लाख करोड़ AUM. So that is where possibly I think one is keeping an eye on. अगले 3-4 साल के अंदर अगर आपको स्टॉक के अंदर इतनी बड़ी प्रक्रिया दिखती है ग्रोथ की, तो शायद आपको इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक को बहुत सिस्टमेटिकली कंसीडर करना चाहिए पोर्टफोलियो. ये भी आज जो भाव बढ़ा है तो शायद कल करेक्शन आ सकता है. दैट करेक्शन वुड बी अ मीनिंगफुल बाय अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू द एसबीआई काइंड ऑफ. ओके, इस बीच एक बार स्टॉक लेके आइए एक इंडियन होटल्स करीब 1.5% की मूव के साथ 535 पे, ये अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे है. देवेंद्र जी, कोई मिड कैप में होटल और कोई चीज कर रहे हैं आप लोग? ये सो वीरेंद्र, होटल तो नहीं, बट हम लोग ने एक कंपनी के ऊपर ध्यान दिया है एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी व्हिच इज कनेक्टेड विद द टूरिज्म. ऑफ कोर्स आई थिंक लास्ट ईयर के अंदर वो आइडेंटिफाई किया था 2022-23 के अंदर, एंड दिस ईयर इट हैज बिकम अ गुड बज़वर्ड इन द मार्केट प्लेस. बट लीव असाइड दैट पार्ट, it's a company called Praveg Limited, which is a BSE listed company only. ये कंपनी का जो कारोबार है वो जुड़ा हुआ है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ में. They put across I think the tent cities at the tourism spot. Recently अयोध्या के अंदर भी ब्रह्मकुंड के बाजू में जो टूरिज्म टेंट सिटी खड़ी हुई है, it is created by this company. So ये जो टेंट सिटी का जो कारोबार है उसके अंदर एवरेज रूम रेट पर नाइट आई थिंक इज समवेयर अराउंड 8 to 10,000 रुपीज. सो दे आर नॉट चीप, बट एट द सेम टाइम आई थिंक देयर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आई थिंक इज सिग्निफिकेंटली लो. तो करीबन 1.5 साल के अंदर आपका पूरे का पूरा कैश इनफ्लो आ जाता है जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है उतना. सो दिस इज बिकमिंग अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल. दे आर करंटली इम्प्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट्स एट अराउंड 10 to 12 लोकेशंस, और मेरा ऐसा मानना है कि अगले फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर दे वुड हैव इवेंचुअली 25 लोकेशंस वेयर दे वुड हैव नंबर ऑफ टेंट्स आई थिंक व्हिच वुड बी इन एक्सेस ऑफ अराउंड, सो द रूम्स वुड बी 10 rooms would be somewhere around 700 plus. So that is where possibly I think you can count this kind of company from investment point of view. Of course I think मार्केट में करेक्शन आता है तभी उसका ध्यान देना चाहिए लेने के लिए, ऐसा मेरा मानना है.
ओके प्रवेक, आपकी स्क्रीन पे 923 पे ट्रेड करता हुआ, अच्छा मैं चार्ट देख रहा था इसका, इसमें मूव शुरू हुआ था 18 दिसंबर को 610 रुपए से 1300 रुपए हो गया है। अयोध्या वाला तो खैर ये था ही, उससे पहले एक्चुअली जो रन ऑफ कच्छ है ना वहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया था, वहाँ से ये स्टोरी चलनी शुरू हुई थी, बिल्कुल जैसा देवन भाई ने बोला, तो वहाँ पर खैर। अच्छा देवन, एक कुछ और स्टॉक्स और सेक्टर्स की बात करते हैं यहाँ पर। एक और सेक्टर जहाँ पर बहुत अच्छा मोमेंटम है वो है सीमेंट स्पेस। यहाँ पर कोई स्टॉक पिक किया क्या आपने, लार्ज कैप, मिड कैप, कुछ भी? So Anuj, I think the opportunity stays with the Ambuja SCC combined, and which is the Adani Group now. इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी अच्छी बनती है क्योंकि एक तरफ आई थिंक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है वो बहुत कन्विंसिंग है, दूसरी तरफ आपका लॉजिस्टिक प्ले है जिसके अंदर दिस ग्रुप इज आई थिंक वेरी फेवरेबली प्लेस्ड बिकॉज ऑफ द ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन पार्ट। एंड माय रीडिंग सेज दैट आई थिंक सीमेंट के अंदर अगर आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कंट्रोल में आती है और दूसरी तरफ आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन रीच एडिक्वेटली जो एसीसी अंबुजा कंबाइंड के अंदर काफी हद तक बनी है बिकॉज ऑफ द वेरी वेरी पावरफुल legacy that they have enjoyed in this space. मेरा ऐसा मानना है कि I think both these areas are helping this group and the companies individually. The size here also matters because I think the larger the size after Ultratech, I think their combined size would be the meaningful size. And with the acquisition of some of the other units which they have done, I believe that उनका आगे का roadmap बहुत अच्छी तरह से खिल जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सीमेंट के अंदर साइज के ऊपर फोकस करना चाहिए, लॉजिस्टिक की कॉस्ट आप कंट्रोल कर सकते हो तो उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, और आपकी डिस्ट्रीब्यूशन रीच अच्छी है तो फोकस करना चाहिए। अदरवाइज आई थिंक अंबुजा के अंदर एक दूसरा चीज हमने देखा है कि एनर्जी कॉस्ट आई थिंक दे हैव बीन सिस्टमैटिकली ब्रिंगिंग डाउन बाय यूज ऑफ अल्टरनेट फ्यूल्स, सो वी फाइंड दिस पर्टिकुलर कंपनीज इंटरेस्टिंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इन द सीमेंट स्पेस। ओके चलिए एक दो स्टॉक्स और मार्क करता हूँ, फिर उसके बाद देवेंद्र जी से बात करेंगे। और जो डे हाई पर आके ट्रेड कर रहे हैं आयशा मोटर्स इस वक्त डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ स्ट्रॉन्ग मूव उसने जनरेट किया, और साथ ही साथ एक बार एसीसी लेके आइएगा, ग्रासिम, सब मूव काफ़ी अच्छा दे रहे हैं। अच्छा देवेंद्र जी, एक स्टॉक मैं आपके स्क्रीन पर ला के रखूँगा जिसमें मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया, और वो था DLF, और DLF के साथ LIC हाउसिंग फाइनेंस। रियल स्टेट पर सबसे बड़ा मूव यही था, और उसके बाद HFCs में। ये LIC हाउसिंग फाइनेंस आप लोगों की इस वक्त प्रीफर्ड स्टॉक्स की लिस्ट में है HFCs में या नहीं है, या फिर कोई और HFCs मतलब NBFCs में कोई HFCs? सो आई थिंक ज्यादातर हमारा कंसंट्रेशन बजाज फाइनेंस के ऊपर रहा है बिकॉज बजाज फाइनेंस हैज अ वेरी सक्सेसफुल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इन इट्स पोर्टफोलियो एज अ सब्सिडियरी, एंड आई थिंक इट इज गोइंग also very systematically with that 40% plus kind of a growth rate, so which is again I think giving us good amount of confidence. Prior to HDFC merged into HDFC Bank, the focus was also equally high on HDFC, and we continue to hold the merged company shares. That's a disclaimer, of course, from my side. So we have been liking these two companies. LIC Housing Finance, I think, is equally a good play. And हमारा एक overall एक ऐसा approach बना है कि अगर we want to bet safe in the real estate sector, then bet safe with housing finance companies. क्योंकि growth in the real estate sector is basically not without the housing finance companies and their contribution to it. Most of these housing finance companies are growing at the rate of around 20% plus kind of a growth rate. And some of these larger names, I think, are also having the ability to buy the money at a cheaper cost. So अपना नीम जो है बिजनेस के अंदर, मॉर्गेज बिजनेस के अंदर नीम जो कॉम्पिटिटिव रहता है वो नीम आप अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाते हो. So that is where I think we get a reasonably good amount of clarity. We expect that these companies have the potential and they have been doubling in every 4 years time, 4.5 years time. So that is where I think we continue to stay invested in the portfolio with the possibility of doubling the portfolio in 4.5 years time in the housing finance business. ऑलराइट, चलिए देवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। अब एक काम करते हैं, अब तैयारी करते हैं मंडे की, क्योंकि बस लास्ट के 20 मिनट बचे हैं, तो डीलिंग रूम चेक लेते हैं, BTST, STBT कॉल और मार्केट स्ट्रैटेजी पर। यतिन आ गए हैं स्टूडियो। यतिन गुड आफ्टरनून, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं डीलर्स? तो दो स्टॉक्स जो आज डीलर्स के रेडार पे हैं, सबसे पहले हीरो मोटोकॉर्प, और रिजल्ट्स के पहले यहाँ ओपन इंटरेस्ट में हमने 6% का बिल्डअप देखा है, फ्रेश लॉन्ग्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं, और डीलर्स की अगर आप राय माने तो यहाँ BTST का ट्रेड बनता है, ऐसा डीलर्स का मानना है, और उनको लगता है स्टॉक में 50-60 रुपए का एक गैप अप मिल सकता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि रिजल्ट के ऊपर डीलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक दे दूसरे ऑटो स्टॉक्स की तरह। इसके अलावा अगर हम बात करें ICICI बैंक की, तो ये भी एक स्टॉक है
जो डीलर्स को पसंद आ रहा है। बड़े दिनों बाद यहाँ एक 1000 रुपए के ऊपर अच्छे वॉल्यूम्स पे कारोबार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड यहाँ बायर हैं और डीलर्स को लगता है कि 1025 से लेके 1035 तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। और ओपन इंटरेस्ट में भी बड़े दिनों बाद एक लॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप दिख रहा है। ओआई जो है फरवरी फीचर्स का लगभग 2% बढ़ा हुआ है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया यतिन। इजी ट्रिप के नंबर्स स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। कंसोलिडेटेड मुनाफा बढ़ा है थोड़ा सा, हालांकि सेल्स हल्की सी कम हुई है। BTST STBT ट्रेड्स मंडे के लिए गावा सर बताइए क्या कैरी करेंगे? मैं कैरी करूंगा पिडिलाइट। पिडिलाइट पे एक अपमूव मिलना चाहिए। एग्रेसिव कॉल है, ट्रेड कर रहा है 2656 पर पिडिलाइट और स्टॉप होगा बहुत टाइट अराउंड 2640 का, ज्यादा नहीं। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है पिडिलाइट के 2700 के नजर आते हैं। यस, पिडिलाइट अपमूव मिलना चाहिए। ओके, पिडिलाइट आपका एक फ्यूज बाय ट्रेड है 2657 पे। मानस आपके कवर करेंगे, मतलब कैरी करेंगे कल के लिए? तो देखिए मैकडॉवेल में खरीदारी करने की राय रहेगी। पैटर्न अगर आप देखेंगे तो ये एक फ्रेश ब्रेकआउट है, क्योंकि स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था 20 डे मूविंग एवरेज पे, लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो इसके फ्यूचर में करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 1113 के भाव चल रहे हैं, तो 1099 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे और टारगेट आपके 1145 के आसपास के रहेंगे। कविता जी आपका BTST ट्रेड? जी, सो BTST होगा भारत फोर्ज पर। बहुत अच्छे OI गेन्स लेकर काउंटर जा रहा है और विद राउंडिंग कप एंड हैंडल फॉर्मेशन। और ये पर्टिकुलर ट्रेड हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी डिस्कस किया है और 1314 के लेवल पर एज ऑफ नाउ ये काउंटर है। मुझे लगता है पोजिशनल सेटअप के अकॉर्डिंग 1350 1360 के लेवल की तरफ ये काउंटर जाता हुआ देख सकता है। 1295 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए करंट लेवल से जो लोग इनिशिएट कर रहे हैं। ओके, भारत फौज। अमित आपके ट्रेड कैरी करेंगे? जी वीरेन जी, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा लेके जाऊंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में एक पुल बैक आया था, उसके बाद काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आज बन रही है 10 डेमा के ऊपर। 263 का प्राइस है, 260 का स्टॉप लॉस एंड 269 के टारगेट्स के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, एंड समित फाइनली आप क्या कैरी करेंगे? देखिए, एक शॉर्ट साइड का ट्रेड होगा। आईओसी ओवरऑल ओमसीज में हमने काफी स्ट्रॉन्ग रन अप देखा और अभी भी जो लार्जर डिग्री ट्रेंड वो पॉजिटिव रहेगी, बट आज की जो इसकी मूवमेंट है उससे एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म पॉज हमें इंडिकेशन दिख रहा है। तो यहाँ पे एटलीस्ट एक पुल बैक मूव के लिए हम आईओसी में यहाँ पे पुट ऑप्शन के जरिए ट्रेड करने की सलाह देंगे। 180 का पुट ऑप्शन 6.8 के आसपास ट्रेड हो रहा है, 5.3 का आप स्टॉप लॉस रखिए और लगभग हमें लग रहा है कि 2 से 3% का करेक्शन आपको मंडे में इसमें दिख सकता है। तो ये ऑप्शन का टारगेट लगभग 9.5 से लेके 10 का। ओके, आईओसी। धर्मेश, आज थोड़ा बैंक निफ्टी ने स्टेबिलिटी दिखाई, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा दिखाई, और मोर लेस निफ्टी ने 20 डेमा को डिफेंड किया। हालांकि ये टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा था, लेकिन इस 2 दिन की सॉफ्टनेस में आपको ग्रैब करने लायक थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से क्या लग रहा है? नॉट एग्जैक्टली BTST ट्रेड, लेकिन हाँ थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए कोई ट्रेड आपके जहन में आता हुआ? जी वीरेंद्र, अगर आप देखें तो आईटी सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा स्टेबिलिटी रहा है और तेजी भी देखने को मिला है। आज जरूर सॉफ्ट चल रहा है, तो वहाँ पर मुझे लगता है टाटा एलेक्सी एक अच्छा विकल्प निकल के आता है इस गिरावट में खरीदारी करने के लिए। डी लो से काफ़ी अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली है, सो एज अ ट्रेड आप टाटा एलेक्सी लेके चल सकते हैं। नतीजे मिले जुले रहे थे, बट जो मैनेजमेंट कमेंट्री है आने वाले समय में वो सुधर जाना चाहिए, स्टेबल से इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए। सो आईटी एक स्पेस है जहां पर नजर रखना चाहिए, वहां पर मुझे लगता है टाटा एलेक्सी पे बाई करके चलना चाहिए फ्रॉम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, टाटा एलेक्सी और सारी BTST ट्रेड्स और शॉर्ट टर्म ट्रेड्स का जो के थॉट्स थे वो हमने कवर कर लिए यहाँ पर। जीत के एक ही शख्स इस मैदान से आज जा रहा है और वो है SBI। अनुज, SBI, थैंक्स टू SBI, और जो थोड़ी बहुत HDFC बैंक ने 10-1 रुपए की स्टेबिलिटी दी, वो भी अगर आप देखें आज सम्मान करने लायक है। बट इंडेक्स ने 20 डेमा डिफेंड किया, निफ्टी बैंक ने 20 डेमा अगेन आई थिंक विद इन लास्ट 10 डेज थर्ड और फोर्थ टाइम अप्रोच करेंगे इंडेक्स पर। मैं वीरू अभी भी यही कहूँगा कि क्लोज अच्छी है ये। एक चीज़ अच्छी है, क्लोज अच्छी है, लेकिन एक दिन और चाहिए, एक दिन और चाहिए मुझे, क्योंकि कल का जो बार बना था ना उसके बाद मैं ये कहूँगा कि एक दिन और चाहिए मुझे। आप न्यूट्रल पोजीशन के साथ घर जाएं और एक दिन और दे लें, मंडे को देख लें मार्केट क्या वाकई में इस अभी के लिए तो ये एक मानना होगा कि 20 डेमा का एक क्लासिकल डिफेंस हो गया। क्लासिकल 20 डेमा डिफेंस मार्केट ने किया है, ये एक अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव है।
लेकिन अभी के लिए मैं कहूँगा कि एक बार के लिए न्यूट्रल पोजीशन के साथ घर जाएं, मंडे को फ्रेश व्यू लेंगे। उसका कारण बताता हूँ मैं, आज की जो पूरी रैली है ना वो बैंक निफ्टी की वजह से आई है, लेकिन बैंक निफ्टी पर मुझे कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। और बैंक निफ्टी की पूरी रैली शॉर्ट कवरिंग की, कल 900 पॉइंट गिरे थे, आज 600 पॉइंट चल गए। तो इसके लिए जब तक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ना आए बैंक निफ्टी पे 2-3 दिन ऐसे मिल जाए ना जिसमें इस तरीके से बंद हो, तो फिर एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वापस मेरा। अग्रेसिव ट्रेडर अगर आप हैं तो कॉल लेके जा सकते हैं वैसे निफ्टी की। अभी भी मैं कहूँगा निफ्टी और बैंक निफ्टी, अग्रेसिव ट्रेडर अगर आप हैं तो, वरना फिर एक न्यूट्रल पोजीशन के साथ जाइए और मंडे को एक फ्रेश व्यू लीजिए, तब मेरे ख्याल से एक बेटर व्यू रहेगा। ओके, इंडस्ट्रीज पे बातचीत हो गई, निफ्टी बैंक पे। एक बार मार्केट ब्रेथ डॉक्टर साहब स्क्रीन पे रखिएगा। और मार्केट ब्रेथ, आई मीन नो डाउट अबाउट दैट कि आज शॉर्ट कवरिंग का आंकड़ा जो होगा वो ज़्यादा शार्प होगा, ज़्यादा भारी डिजिट्स आपको वहाँ पे नजर आएंगी। लॉन्ग, शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, ये 4 डिजिट्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। एक बार इसको जरा हल्का सा जज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं कह रहा था कि आज शॉर्ट कवरिंग का आंकड़ा इट्स 28, लॉन्ग 61, दैट मीन्स लोअर ट्रेजेक्टरी में आज लॉन्ग्स पिक की गई और शॉर्ट 72 पे। ऐसा नहीं था कि ये शॉर्ट नहीं थी, शॉर्ट थी इस प्राइस पे भी। और लॉन्ग अनवाइंडिंग क्रेप 24 में। 61 लॉन्ग कहाँ से आई आइए देखते हैं। और इस क्रम में सबसे ऊपर जो अपियर होगा मेरे ख्याल से दैट्स ग्रासिम, जी एंड ACC, ये सबसे ऊपर अपियर होंगी क्योंकि यहीं पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉन्ग थी। ग्रासिम में एक इंडिविजुअल स्टॉक दिखाइए, एक एक करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे ग्रासिम में और जी एंटरटेनमेंट में, ACC में, और अगर मैं ब्लेंड ऑफ ऑल जिसे कहते हैं ना, आई मीन सब कुछ इसमें जोड़ दूँ, यानी फ्यूचर्स और ऑप्शंस के स्टैट्स, तो उसमें SBI सबसे ऊपर अपियर हो रहा है। और ग्रासिम, जी एंटरटेनमेंट, AC, आरती इंडस्ट्रीज और साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया, ये अपियर होते हुए सबसे ऊपर। शॉर्ट कवरिंग इंडिया सीमेंट्स में थी मिड कैप में, ओरेकल फाइनेंशियल्स में, ओफिस ने क्लोजिंग में बहुत शार्प मूव दिया। अंबुजा सीमेंट, गोदरेज प्रॉपर्टीज और ब्रिटानिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। PFC में, रामको सीमेंट्स में, अपोलो टायर्स में, IOC और IAC में यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉर्ट बिल्डअप था। और लॉन्ग अनवाइंडिंग में हिंदुस्तान कॉपर, सेल, बायोकॉन, गुजरात गैस और HPCL, ये कुछ ऐसे काउंटर जहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। एक स्टॉक और लेके आइएगा जिसमें आज काफ़ी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप जा रहा है कल के सेशन के लिए, दैट्स सन फार्मा, जो कि ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में क्लोज होता हुआ। लेकिन मानस आपसे एक प्रश्न पूछूं यहाँ पे, SBI की कोई कॉल अभी भी ऐड कर सकते हैं क्या? थोड़ी सी डेल्टा ड्रिफ्टिंग, जो कि 17 पे था पहले, 1720 पे आ चुका है, अब 17 नहीं, मैं ऑप्शंस क्या कर रहा हूँ, स्ट्राइक पे हमने पहले 1720 की बात, 720 की बात, माफ कीजिएगा, 720, 730, 740 पे आ सकते हैं क्या? काश वो दिन जब भी आए हैं जब 70 हो जाए। हाँ बताइए। तो देखिए थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि 3-4 दिन की रैली हो गई है। तो अब यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर अभी तक आपने चांस नहीं लिया तो अब नहीं खरीदारी करनी चाहिए। कोई करेक्शन मिले तब खरीदारी करें, क्योंकि अब यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता है। ऊपर की तरफ 750 के लेवल जरूर टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन वो मात्र 20-22 रुपए की बात है। तो मेरा समझना है कि जब करेक्शन देखने को मिले तब आप इसके ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हैं। करेक्शन देखने को मिले तब आप इसके ऑप्शन को ट्रेड कर सकते हैं। एक बार जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक लेकर आइए जरा। जियो देखिए 4-4.5% ऊपर, ये महीना काफ़ी शानदार रहा है जियो के लिए। 13% के गेंस, 3 महीने में 27% के रिटर्न्स। धर्मेश जी ऐसा क्या हो रहा है इसमें, जियो में, जियो फाइनेंशियल में? ओके, अच्छा, तो धर्मेश से बात हो नहीं पा रही है, लेकिन इस पर खैर टेक्निकली व्यू लेने का कोई मतलब है नहीं क्योंकि काफ़ी रिसेंट लिस्टिंग है इसके लिए। लेकिन एक स्टॉक जिस पर टेक्निकली व्यू ले सकते हैं वो है ग्रासिम। एक बार ग्रासिम का चार्ट वापस डिस्कस कर लेते हैं। गाबा सर, अब ये ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब 2182 के, क्या नेक्स्ट लेवल्स यहाँ पर? मुझे लगता है 2500, अभी 2169 है। एक तो नियर टर्म तो टारगेट ग्रासिम का 2200 होगा, लेकिन 2200 में रुकेगा थोड़ी, ये अप मूव ऑन है। यहाँ पर जब भी कोई डिप्स मिलती है, हाँ कंसोलिडेशन जो हुआ है उसके हिसाब से लगता है ये 2500 की तरफ जा रहा है ग्रासिम, लेकिन उसे वक्त लगेगा। तो इट्स अ बाय ऑन डिप स्टॉक। नियर टर्म में 2100-2120 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है, तो डिप्स मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होल्ड करना चाहिए। आपकी इजाजत हो तो मैं जियो पर दे दूं, जियो फाइनेंस पर टिप्पणी। नहीं, क्या बोले सर, इजाजत किस चीज की मांग रहे थे आप? आपको इजाजत की जरूरत नहीं है। नहीं, जियो फाइनेंस मुझे अच्छा लगता है, ये स्टॉक मैंने लिया था फिर निकल भी गया उसमें। यहाँ पर ट्रेड बहुत बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 260 के आसपास है, वो लगता है 250-260 जोन वो नहीं तोड़ेगा, अप मूव मिलेगा, 300 पार कर लेगा और हायर जोन देखेंगे। डिप्स आई थिंक बायबल है, इट्स अ बाय एंड होल्ड स्टॉक जियो फाइनेंस।
बाय एंड होल्ड स्टॉक, लेकिन याद रखिएगा जिस समूह का एक चैनल आप इस वक्त देख रहे हैं CNBC आवाज़, उसी समूह के अंतर्गत ये कंपनी भी आती है। तो प्लीज़ एक निजी राय ज़रूर इस ट्रेड, इस इन्वेस्टमेंट के साथ इंक्लूड कीजिएगा। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ होल्ड करते हैं, जिस समूह की कंपनी भी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अब मार्क करने लायक क्या है? आई मीन निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट इस वक्त करीब करीब डे हाई पर। निफ्टी बैंक का ये प्राइस अपने साथ उस एवरेज को लेके जा रहा है जो कि इसने पिछले 5 सेशन में सस्टेन किया था, लेकिन कल पोस्ट पॉलिसी तोड़ दिया था। दैट्स 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी ने 20 डेमा को डिफेंड किया और अब 10 डेमा के ऊपर ये मोस्ट लाइकली जो क्लोजिंग है वो आ जाएगी, बिकॉज मैं लास्ट लगभग 10 मिनट्स में स्पेशली 3-5 के बाद का जो सब्सटेंशियल टाइम है इसने 760 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर बिताया है, तो शायद वो क्लोजिंग वहीं पे आए। एक स्टॉक और लेके आता हूँ आपकी स्क्रीन पे, दैट्स अशोक लेलैंड। यहाँ भी स्विंग थोड़े से अच्छे जनरेट होते हुए मेरे स्क्रीन पे कुछ ऑप्शन से अपीयर हो रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। इट्स 173। हाँ, रिकवरी है बट आई थिंक कुछ स्ट्राइक करने लायक नहीं है। आज का लो इसका 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। एक बार हुड को लेके आइएगा। ये एक कॉल थी जो बजट के दिन चंदन ने दी थी, बड़ा मूव अच्छा दिया था इसने। हुडको में आज एक मूव अच्छा आता हुआ। अमित, कोई रीडिंग है आपकी 202 पे क्लोज आता हुआ? जी वीरेन जी, इनफैक्ट देखा जाए तो इट्स वन ऑफ द स्टॉक्स जिसने आज वॉलेटिलिटी में अपना वापस 10 डेमा को टच करके वापस अपने डेज हाई पे रिगेन कर लिया। ऑलरेडी स्टॉक में एक अच्छा खासा रन अप आ चुका हुआ है, तो फ्रेश पोजीशन तो नहीं कहूंगा। जिनकी पोजीशन है पोजिशनली बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 195 एंड लेट्स होप फॉर हायर टारगेट्स ऑफ 210 215। ओके, आज फ्राइडे शुक्रवार और हम यहाँ पर जो खिलाड़ी नंबर 1 के जो विनर्स होते हैं उनका भी की बात करते हैं। इस हफ्ते पूरे हफ्ते गेम शो खेला पंकज रनारे ने, अमित सेठ जी ने और अमोल अथावले ने। और अगर आप रिटर्न्स के लिहाज से देखें, आई मीन परसेंटेज गेन के लिहाज से देखें, तो अमित जी इस हफ्ते के विनर हैं। तो एक मानस जी की पार्टी हो गई, एक अमित जी की पार्टी हो गई यहाँ पर है। और जो इन्होंने स्टॉक्स इंक्लूड किए थे, न्यू इंडिया इंश्योरेंस लगभग 5% का स्विंग मिला, इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरीना लगभग 3% का स्विंग मिला, हिंडाल्को में 2.5% का स्विंग मिला, स्वान एनर्जी में लगभग 2% का और M&M में 1% का। अमित जी, पहले तो आप बधाई के पात्र हैं, आपने गेम शो बहुत अच्छा खेला एंड स्पेशली एक ऐसे हफ्ते में जब ज़ोरदार उठापटक थी, सुबह से शाम तक अगर आप देखें बस उठापटक थी, उस दिन आपने उस हफ्ते ही अच्छा स्विंग जनरेट किया। अच्छा, फोकस में ये भी दिखा, मतलब मैं आपके ट्रेड चॉइस से देख रहा हूँ कि मिड कैप्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आप। तो जब तक ये वॉलेटिलिटी परसिस्ट करेगी, मिड कैप में जाएंगे आप, मतलब ज़्यादातर? जी वीरेन जी, देखा जाए तो फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक में मिड कैप में काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी। इट्स ओनली टुडे, आज के सत्र में देखा गया कि थोड़ा बहुत यहाँ पे वीकनेस आया और क्रैक आए। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में डेफिनेटली मिड कैप पे फोकस था, बट नेक्स्ट वीक के लिए अगर मैं थोड़ा फोकस करूंगा तो दैट विल बी मोर ऑन लार्ज कैप्स और सिलेक्ट मिड कैप्स में जहाँ स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी अगले हफ्ते मार्केट के हिसाब से चेंज करूंगा। रही बात पार्टी की, किस दिन आएंगे कलकत्ता तो करेंगे। अच्छा, मानस बीते शुक्रवार को यहीं थे ना मुंबई में, तो हमने बड़ी अच्छी छोटी सी पार्टी की थी, गेट टुगेदर थी, प्रकाश सर ने दी थी वो। अनुज के बर्थडे को भी सेलिब्रेट किया था हमने वहाँ पे, एक केक भी था। प्रकाश सर अगली बार पार्टी हजरतगंज लखनऊ में करते हैं, क्यों? बिल्कुल, आप बोलो मैं आ जाऊंगा। है ना, लखनऊ लगते हैं। और अभी भी कम से कम मिड मार्च तक, होली से पहले तक लखनऊ का मौसम अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। वीकेंड होना चाहिए, हम मैं आ जाऊंगा। अरे वीकेंड तो हर हफ्ते पड़ता है। बस आ जाएंगे। वहाँ से पार्टी नहीं, वहाँ से शो तो नहीं करेंगे, लेकिन वीकेंड होगा, मैं आ जाऊंगा पक्का। गावा सर की पार्टी थी, इसके लिए मैं गोरेगांव से फिर बैंड्रा तक आया था। मेरा पहले गोरेगांव में एक वो था, ड्राई रन था, वो जो अगले दिन मैंने शूट किया था अमिताभ बच्चन जी के साथ। फिर वो फिल्म स्टूडियो से वहाँ से फिर मैं आया था। खैर अच्छा लगा था वैसे उस दिन सबसे मिलकर। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा उस दिन बहुत थके हुए थे एंड केम ऑल द वे फ्रॉम गोरेगांव, फिर वापस गए। थैंक यू वेरी मच। उस दिन मैं भी इतना थका हुआ था, मैं 7:30 प्रकाश ने बुलाया हुआ था, मैं 7 बजे उठ के, मेरे ख्याल 7:05 में आपने मुझे कॉल किया। मैं बहुत देर तक सोचता रहा मैं कहाँ हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, मुंबई में हूँ। बहुत देर बाद मैं आया, फिर मुझे याद आया मुझे पार्टी में जाना है प्रकाश सर की, फिर मैं निकला, थोड़ा बहुत लेट हो गया था, लेकिन हाँ मज़ा बहुत। प्रोफेशन ऐसा है वीरू, थकने का स्कोप नहीं है वैसे। हम मतलब हम जिस फील्ड में थकना मतलब क्या, ठीक है थोड़ा सा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, लेकिन ठीक है वापस रिजुवेनेट होते हैं। और आपको और मुझे तो खैर अभी अगले 2 दिन फुल ऑन रहना है, वो मतलब FNO गुरुकुल के लिए। पर गुरुकुल में मजा इतना आता है कि वो 6 घंटे 7 घंटे कहाँ जाते पता नहीं चलता है। एग्जैक्टली वही है। खैर एनीवे 5 मिनट बचे मार्केट क्लोजिंग में, एक बार क्लोज देख लेते हैं किस तरीके का हो रहा है। निफ्टी का अच्छा क्लोज है वैसे 21,780 का, और बैंक निफ्टी का भी खैर काफ़ी अच्छा क्लोज है।
एक दो स्टॉक्स को और मार्क कर देते हैं, उसके बाद वॉल पे जाएंगे और क्लोजिंग देखेंगे। क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द डे रहा है ग्रासिम, बिकॉज शानदार मोमेंटम के साथ ही बंद हो रहा है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स में आखिरी के मिनटों में अच्छे मूव्स आ रहे हैं। एक बार SRF लेकर आइए, प्योरली इंटरडे चार्ट SRF का। काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर हमने देखी है ऑब्वियसली, लेकिन क्लोज आज थोड़ी सी अच्छी हो रही है यहाँ पर। उसके अलावा पिडिलाइट हमारी स्पॉटलाइट में आया था 2-3 दिन पहले। पिडिलाइट ने आपको अच्छे मूव्स दिए हैं और अब पिडिलाइट यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम, और पूरी की पूरी 2 व्हीलर बास्केट यहाँ पर अच्छा मूव आ रहा है। खासतौर से TVS मोटर और बजाज ऑटो में। आई थिंक हीरो के नंबर से पहले थोड़ा सा हीरो में उतना मूव नहीं है, लेकिन TVS और बजाज ऑटो यहाँ पर अच्छे मोमेंटम आ रहे हैं। और एशियन पेंट्स भी इस समय आपको डे हाई पर काम करता हुआ दिखाई देगा। तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर मोमेंटम है। एक्चुअली इवन PFC में भी लॉसेस कट हुए थोड़े से। PFC और कैनरा बैंक लेकर आइए एक बार जरा। कैनरा बैंक में सुबह काफ़ी बड़े लॉसेस थे, लेकिन ये स्टॉक भी अब लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। और कैनरा बैंक भी डे हाई पर तो नहीं, लेकिन काफ़ी मोमेंटम के साथ क्लोज हो रहा है। तो फ्लैट लाइन पर कैनरा बैंक बंद हो रहा है। एक बार बैन अपडेट ले लेते हैं। अच्छा, एस्कॉर्ट्स में शानदार रिकवरी आ रही है। एस्कॉर्ट्स आज सुबह एक बार के लिए टेम्प्रेरी फ्रीज तक चला गया था। एक बार एस्कॉर्ट्स लेकर आइए, और मेरे ख्याल से एस्कॉर्ट्स बैन में भी जाने की तैयारी कर रहा है। इनफैक्ट हाँ, बैन में जाने की तैयारी एस्कॉर्ट्स भी कर रहा है। जी एंटरटेनमेंट 100% पोजीशन हो गई, तो जाना चाहिए बैन में। एक दिन के लिए बैन से बाहर आए, और एस्कॉर्ट्स यहाँ पर भी बैन में शायद जाने की तैयारी। बैन से बाहर आ सकते हैं UPL और नैल्को। मानस, एक बार एस्कॉर्ट्स का चार्ट चेक करते हैं, उसके बाद हम मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल, मैं उसी चार्ट पे था। तो देखिए, रिकवरी काफी अच्छी है, लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है स्टॉक। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल होल्ड करिए। 2700 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कल मंडे को अगर ये 2860 के ऊपर जाएगा तो बिल्कुल एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी है, क्योंकि उसके बाद आपको शायद 3025 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे स्कॉट्स और जहाँ तक बैंकिंग का सवाल है, उसमें एक्सिस बैंक लेके आइए एक बार स्क्रीन पे। 1052 पे मैं देखिए, अभी ये बहुत चला नहीं है, लेकिन आज जिस पॉइंट से इसने रिवर्सल लिया है उसमें बड़ा एक मीनिंगफुल चीज़ ये है कि इसका 23 जनवरी का स्विंग, उसके बाद 29 जनवरी का स्विंग, उसके बाद कल का लोअर स्विंग, ये तीनों एक एक करके अगर आप देखिए ऊपर जाते हुए, दैट मीन्स आज ये एक बहुत ही एक्सेसिव ओवरसोल्ड जोन में नहीं गया, वहीं से रिकवर हो गया। खैर, इस क्लोजिंग को देखने चलते हैं। अब अनुज के पास बड़ी वॉल पे। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल, थैंक यू। अच्छी क्लोज मार्केट के लिए। कल की एक खराब मूव के बाद निफ्टी करीब 70 पॉइंट ऊपर, 0.1%, लेकिन असली खेल हुआ आज बैंक निफ्टी में 700 पॉइंट ऊपर, मतलब 1.5% का मूव यहाँ पर इस समय निफ्टी बैंक में आपको देखने को मिला। निफ्टी IT आधा % नीचे था, करीब 180 पॉइंट नीचे। आज मिड कैप लेकिन खराब रहे। मिड कैप इंडेक्स करीब 1% नीचे था, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1.5% नीचे था। एडवांस डिक्लाइन आज खराब था, 700 बढ़ने वाले शेयर के सामने करीब 1600 गिरने वाले शेयर इस समय आपको दिखाई देंगे। उसके अलावा आप बाकी के सेक्टरल इंडिसेस देखते हैं और फिर निफ्टी के हीट मैप पर आएंगे। आज निफ्टी ऑटो में गिरावट थी करीब आधे % की। मेटल्स में 1.5% की गिरावट थी। उसके अलावा FMCG पूरे हफ्ते वीक रहा, लेकिन आज थोड़ी रिकवरी आई, करीब 1/3%। फार्मा में अच्छा मोमेंटम था। फार्मा इस हफ्ते का इंडेक्स ऑफ द वीक भी था। कैपिटल गुड्स इंडेक्स 0.8%, और उसके अलावा पावर इंडेक्स 1%। एक बार CPSE इंडेक्स ऑयल एंड गैस 2% गिरा। CPSE इंडेक्स और निफ्टी PSU बैंक लेकर आइए। देखिए, यहाँ थोड़ी डिस्टिंक्शन बनाना चाहता था मैं। निफ्टी CPSE इंडेक्स गिरा करीब आज 2%, लेकिन निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स लेकर आइए, उसके सामने निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स फिर भी चला 1%। ये एक थोड़ी सी डिस्टिंक्शन थी आज कि बाकी के PSUs करेक्ट हुए, लेकिन PSU बैंक्स करेक्ट नहीं हुए। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। मेरे ख्याल से अगले कुछ दिनों में काफ़ी काम आने वाली है ये डिस्टिंक्शन। चलिए, निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर तेज़ी, कहाँ पर मंदी। और सबसे ऊपर ग्रासिम आज का स्टॉक ऑफ द डे 5% ऊपर। उसके बाद SBI शानदार मोमेंटम, और ये हफ्ता रहा SBI का 11% के गेंस इसने इस हफ्ते में दिखाए। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जनवरी 2021 के बाद का बेस्ट हफ्ता SBI के लिए, मतलब 3 साल का सबसे अच्छा हफ्ता SBI के लिए। उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल्स, अदानी पोर्ट्स, ICICI बैंक ने काफ़ी सपोर्ट किया आज बैंक निफ्टी को। सन फार्मा, हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर थोड़ी सी रैली थी। बजाज फाइनेंस, सिप्ला, एक्सिस बैंक, ब्रिटानिया, यहाँ पर भी तेज़ी रही, जिन्होंने इस निफ्टी को 68 पॉइंट की रैली में हेल्प किया। नीचे महिंद्रा एंड महिंद्रा, NTPC, भारतीय एयरटेल, ONGC, टाटा स्टील, हिंडाल्को, तो काफ़ी स्टॉक्स थे। इन्फोसिस, HCL टेक, IT आज ऑब्वियसली थोड़ी सी वीकनेस में थी। तो ये था आज का लेखा जोखा।
सीधा सौदा की टीम है क्या? चलिए सीधा सौदा की टीम देख लेते हैं। आज सुबह आशीष और नीरज के बीच में जो मुकाबला हुआ उसमें पहले लेकर आते हैं नीरज की टीम। नीरज की टीम में स्नाइडर, पेटीएम, जोमेटो और बायोकॉन ये रहे फोकस में। और आशीष की टीम लेकर आते हैं। आशीष की टीम में जो स्टॉक्स फोकस में रहे उसमें ऑर्किड फार्मा, कोक्यू केमिकल, न्यूलैंड लैब्स और एसकेएफ इंडिया। लेकिन बीरू एक और वीकेंड की तैयारी। जी हाँ, और ये वीकेंड बहुत बेहतरीन होगा आपके लिए, मेरे लिए और उन कई लोगों के लिए जिन्होंने इस बार गुरुकुल 2 में, एफएनओ गुरुकुल 2 में हमारे साथ रजिस्ट्रेशन में करवाया है। और 4 मेहमान और चंदन थपड़िया, आशीष चंद्रमोता, हेमंत ठुकराल और अमित गुप्ता इस खास कार्यक्रम एफएनओ गुरुकुल में इस वीकेंड हमारे साथ जुड़ेंगे। तो अगर आपने भी रजिस्ट्रेशन कराया है एफएनओ गुरुकुल सीएनबीसी आवाज़ की इस खास सीरीज में, तो कल मिलते हैं शनिवार और इतवार। ओके, जिन्होंने नहीं कराया उनसे मिलेंगे आप सोमवार को। नमस्कार।